सी लैंग्वेज का पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने एक सी लैंग्वेज पे आपको प्रोजेक्ट बनवाया था जो कि एक डिजिटल कैलकुलेटर था। उसके अंदर मैंने डिजिटल कैलकुलेटर बनवाया था, एक एक कोड के एक एक पार्ट को काफ़ी अच्छे से समझाया था मैं, और साथ में ही मैं उसमें कुछ नई चीज़ें भी बताया था। अब जो लोग भी सी लैंग्वेज का पूरा सीरीज़ देख रहे हैं तो उसमें से कुछ लोग हैं जिनको बहुत पसंद आया वो सीरीज़। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन के जवाब मैं देना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सी प्लस प्लस पे भी एक सीरीज़ है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। मैंने ऑलरेडी उसका पूरा सिलेबस तैयार कर लिया है और मैं कोशिश करूँगा कि सी प्लस प्लस को बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। खैर, हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। गाइस देखो यार, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं सी लैंग्वेज के ऊपर, और ये होगा एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का जो आइडिया है ना, वो आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जिस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उस छोटे छोटे वैसे ही कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके आज के कई सारे ऐसे एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं जिसमें इस तरीके के छोटे छोटे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके उस एप्लीकेशन को करोड़ों रुपए की अर्निंग करने के लिए बनाया जा रहा है। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे हो कि सी लैंग्वेज का ऐसा कौन सा छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग बेसिक कोड सीखे हैं, कोर कोड सीखे हैं, हम लोग एप्लीकेशन बना लेंगे। बिल्कुल नहीं, एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, हम प्रोजेक्ट समझेंगे, उस प्रोजेक्ट का आइडिया समझेंगे, और उस प्रोजेक्ट के आइडिया को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो ऐप डेवलपमेंट में, जो कि अगर आप बाद में सीखते हो एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट, जहाँ पे GUI वगैरह ऐड करके उस टाइप के चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। हमारा मेन मोटो क्या है इस प्रोजेक्ट का, कि हम कोड को समझें और साथ में ये भी समझें कि छोटे छोटे आइडियाज़ मिलकर ही एक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। साथ में इस वीडियो के अंदर कुछ नई चीज़ें भी सिखाऊंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और सी लैंग्वेज का ये सेकंड प्रोजेक्ट है, और सी लैंग्वेज का अगर आपको पूरा सीरीज़ देखना है ना तो उसका पूरा प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके देख सकते हो। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट का मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, आपको डेमो दिखाऊंगा ये प्रोजेक्ट दिख कैसा रहा है, फिर हम कोड करना शुरू करेंगे। उससे पहले हम जो प्रोजेक्ट है उसका स्ट्रक्चर भी समझेंगे। ठीक है, सो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है गेस द नंबर गेम। अब मुझे पता है ये आप लोग गेम खेले होंगे, कहीं ना कहीं खेले होंगे, कुछ लोग को इसके बारे में पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा। तो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन भी मैं देने वाला हूँ। पहले समझ लेते हैं कि गेम है क्या, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे इस तरीके के गेम को यूज करके कई सारे अर्निंग एप्लीकेशन बनते हैं। जी हाँ, अर्निंग एप्लीकेशन। ओके ठीक है, सो फिलहाल हम गेम को समझते हैं गेम क्या है, और अब पूरा हम सी का यूज़ करके बनाने वाले हैं। सो गाइज देखिए, गेम बेसिकली होता क्या है। गेम तो गेम ही होता है ना, जहाँ पे खेलते हैं। इस गेम में बेसिकली होगा क्या, हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई इतना अच्छा कैसे लिख रहा है, मैंने पेन टैब ले लिया यार। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, आपकी वजह से थोड़ी बहुत अर्निंग हुई तो मैंने एक पेन टैब ले लिया। ठीक, ओके। सो हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक, और इसमें हम रहेंगे, हम मतलब प्लेयर। फिलहाल यही चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। बाद में और इसमें अपडेशन किए जा सकते हैं। इस गेम में जो मैं करने वाला हूँ इसके अंदर क्या क्या होने वाला है ध्यान से समझिए। जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा, एक रैंडम नंबर चूज करेगा। ठीक है, वो रैंडम नंबर 1 से 50 के बीच में हो सकता है, 1 से 100 के बीच में हो सकता है, या 1 से 500 के बीच में। सपोज हमने क्या किया, हमने बोला कि हम 1 से 50 के बीच में खेलना चाहते हैं। कंप्यूटर क्या करेगा, एक रैंडम नंबर चूज करेगा। रैंडम मतलब कोई भी अपने मन से, 1 से लेकर 50 के बीच में कोई भी नंबर। ठीक, सपोज उसने क्या किया, 29 चूज कर लिया। अब क्या करना है, ये नंबर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, नंबर को गेस करना है। गेस करना मतलब कि कंप्यूटर ने क्या नंबर चूज किया है। तो आप गेस करोगे, अलग अलग नंबर गेस करोगे, आपको मौके दिए जाएंगे, बार बार ये कोड चलता रहेगा, और जैसे ही आप राइट नंबर गेस कर लोगे आपका आंसर इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक, और आप यहाँ पे गेम जीत जाओगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा गेम है। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे इस टाइप से गेम से अच्छे अच्छे अर्निंग एप्लीकेशन बनते हैं। ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आइडिया बता रहा हूँ। सो देखिए, इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है बेसिकली कि हमारा कंप्यूटर जो है, हम देखिए एक आइडिया मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे इसे बड़े स्केल पे इस्तेमाल किया जा सकता है। कई सारे ऐसे एप्लीकेशन जैसे विंजो हो गया, और भी कई सारे एप्लीकेशन है, छोटे छोटे एप्लीकेशन, मुझे एक्जैक्टली नाम नहीं पता, बट कई सारे अर्निंग एप्लीकेशन आप जानते हो जहाँ पे कई सारे गेम्स होते हैं, और उस गेम्स का जो मेन फंडा होता है वो इसी टाइप की गेम की वजह से होता है, जिसको बनाना काफ़ी आसान होता है। क्या होगा, यहाँ पे एक कंप्यूटर होगा, ठीक, हम कोड पे आएंगे, घबराने की बात नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम कोड करना सीख जाते हैं,
बट हमको ये नहीं पता कि उस कोड को इस्तेमाल कैसे करना है। आप लोग सोचते हो सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है, बट व्हाट दैट मीन कि आपने वो सीख तो लिया बट उसको कहीं इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज कि इस पर 4 प्लेयर हैं, ठीक है, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4। चारों ने क्या किया, 10 रुपये लगाए। कितना लगाए, 10 रुपये का कॉन्टेस्ट है और सब लोगों ने 10 रुपये लगाए। कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर बोला 1 से लेके 50 के बीच में एक नंबर उसने चूज करके रख लिया। सब लोगों ने पैसे लगा दिए यहाँ पे। अभी जो कंप्यूटर के पास टोटल पैसे हैं, ठीक, वो कितने हैं, 50 रुपये हैं। कॉन्टेस्ट का रूल क्या है, कॉन्टेस्ट का रूल ये है कि जो भी प्लेयर सबसे पहले नंबर गेस करेगा, जो भी प्लेयर सबसे पहले नंबर गेस करेगा उसको 30 रुपये विनिंग अमाउंट मिलेगा। और इसमें से बचा जो 20 रुपये है वो किसके पास जाएगा, वो हमारा जाएगा जो एप्लीकेशन का ओनर होगा। अब हमको एक बात बताइए, ये 4 प्लेयर हैं, अच्छा यहाँ पे 40 रुपये होगा, माई कैलकुलेशन मिस्टेक, 40 रुपये होगा। कमेंट मत कर लेना भाई 40 रुपये तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है। सपोज 40 रुपये, यहाँ पे 20 रुपये दे रहा है, डबल दे रहा है भाई, ठीक, और यहाँ पे 20 रुपये वो ले रहा है, ठीक है, ये 20 रुपये बेसिकली 20 रुपये विनिंग अमाउंट है। अब सब लोगों ने नंबर गेस करना शुरू किया, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, बारी बारी से चांसेस आ रहे हैं। अब इसने क्या किया, गेस किया, और प्लेयर 2 ने क्या किया, नंबर गेस कर लिया। सपोज इसने 29 गेस किया, प्लेयर 2 ने भी 29 गेम गेस कर लिया। अब सबके लक के ऊपर डिपेंड करता है, अपना अपना लोग स्ट्रेटेजी लगाएंगे। इसने क्या किया, 20 रुपये इनको दे दिया और ये प्लेयर खुश हो गया, बाकी प्लेयर को कुछ नहीं मिला। लेकिन वो दुखी नहीं है। वो दुखी क्यों नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कोई बेईमानी तो हुई नहीं है। उनका ध्यान इस पर नहीं जाएगा कि 20 रुपये अमाउंट जो है वो ये ले रहा है, ये ले रहा है, नहीं, उनका ध्यान किस पे जाएगा, 20 रुपये इस बंदे ने ले लिया। बात समझ रहे हैं। तो ये गेम का कॉन्सेप्ट है। अब आप सोचो कि इस पर अगर 100 प्लेयर भी हैं, एक गेम से 20 रुपये कमा रहा है, 100 प्लेयर्स हैं, ठीक है, एक साथ मान लेते हैं 25 कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। 25 कॉन्टेस्ट मतलब 100 को 25 से डिवाइड करो ना, 25 कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो एक बार ही जब ये गेम खिलाएगा 25 टीम को एक बार गेम खिलाएगा, 25 गुणे 20 कर लीजिए भाई, कितना हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा। अब 25 दूना 50, 500 रुपये इतने एक कॉन्टेस्ट से कमाए पूरे दिन के अंदर। सपोज ये क्या कर रहा है, ये 10 गेम ही खिला रहा है। 10 गेम बहुत छोटा अमाउंट है भाई, लोग कई गेम खेल जाते हैं। 10 गेम खिलाया और इस 500 रुपये को 10 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना अर्निंग हो गया, 5000, ठीक। इसने बनाया कितना, इसने ये एप्लीकेशन बनाया कितनी बार, एक बार बनाया, और ये डेली का अगर 5000 कमा रहा है, जिसमें से अगर ये 2000 टैक्स भी दे रहा है, तो बचा कितना, 3000 रुपये। समझ रहे हो, 3000 रुपये इसका टोटल बच गया। अब क्या होता है, देखो प्रॉब्लम क्या होती है, हम कोड पे आ रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये कहीं आपको बताने के लिए मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ें आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो बात समझिए, 3000 ये कमा रहा है ना। यहाँ से आपको एक आइडिया मिला कि कैसे ये छोटा सा गेम आपने बनाया, आपने सब कुछ जेन्युइन रखा और यहाँ से आप अर्निंग कर पा रहे हो। ये इसी टाइप की गेम वगैरह कंपनीज़ में एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं। आप जैसे एम्प्लॉय क्या करते हैं, कंपनीज़ में जाते हैं और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और जो असली कमाई रहती है वो कौन कमाता है, वो कमाता है हमारा जो ओनर होता है, जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, कंपनी कमाती पैसे, ठीक है। और जो एम्प्लॉय होता है उनको बस छोटा सा अमाउंट 3000 रुपये का 1000 रुपये एम्प्लॉय में बांट दिया जाता है, बाकी 2000 पूरा ये रखता है, ठीक है। तो बात समझिए कि डेवलपिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और आप सोचिए कि मैं एक छोटा सा सी गेम यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ और इससे कितना बड़ा आइडिया मिल गया। और ऐसे 2-3 गेम आप बना सकते हो, 4 गेम बना सकते हो, जिनका कॉम्बो एक एप्लीकेशन बना सकते हो। एक अर्निंग एप्लीकेशन आपकी बन के तैयार हो सकती है। आया समझ में? ओके, मुझे लगा कि थोड़ा सा मज़ा आया होगा। ये स्टोरी सुनाना थोड़ा ज़रूरी था और ये रियलिस्टिक स्टोरी, आजकल यही सारी चीज़ें हो रही हैं। खैर, इस बातों को अब थोड़ा साइड करते हैं, सपनों की दुनिया से बाहर आइए। अब हम समझते हैं कि गेस द नंबर गेम के अंदर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम यूज़ करके कैसे हम बनाएंगे। तो ध्यान से समझते हैं। अब देखिए, अच्छा, गेम बनाने से पहले, स्ट्रक्चर समझाने से पहले मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। कोड नहीं दिखाता हूँ, एक्चुअली डेमो दिखा देता हूँ कि गेम काम कैसे कर रहा है। तो अभी देख सकते हैं, अभी मैं आपका कंसोल स्क्रीन ओपन किया हूँ। यहाँ पे हमारा एक बैनर है, वेलकम टू गेस द नंबर। गेम ओपन है। हमने बहुत ही सिंपल इसमें लॉजिक लगाया ताकि लोगों को कॉम्प्लेक्स ना लगे। और भी चीज़ें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, जो लोग कर सकते ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 मीडियम दिए हुए, आपको ईजी गेम खेलना है, मीडियम गेम खेलना है या हार्ड गेम खेलना है। ईजी में क्या है, ईजी में 1 से 50 के बीच में आपको नंबर गेस करना रहेगा। मीडियम में 1 से लेके 100 तक, हार्ड में 1 से लेके 500 तक। मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 सेलेक्ट करता हूँ। ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया,
यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो गया, यू हैव चूजन अ नंबर बिटवीन 1 to 50। ठीक है, आपने 1 से लेके 50 के बीच में एक नंबर चूज करना है। कंप्यूटर ने एक नंबर चूज कर लिया है 1 से लेके 50 के बीच में, और आपको नंबर गेस करना है। ठीक है, मैंने गेस किया वो नंबर 25 है। अब ध्यान से देखिए, मैंने जैसे 25 एंटर किया, इसने हिंट दिया। कंप्यूटर ने क्या किया, हिंट दिया। ये कलर वगैरह कैसे आ रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कंप्यूटर ने हिंट दिया कि टू हाई ट्राई अगेन, मतलब आपने जो ये नंबर चूज किया ना, ये नंबर जो कंप्यूटर ने नंबर गेस किया उससे बड़ा नंबर है, थोड़ा इससे कम गेस कीजिए। अच्छा, इससे कम में गेस करता हूँ, 15 गेस करता हूँ। ये भी बोल रहा है टू हाई ट्राई अगेन। ठीक, मतलब कि 15 भी आपका ज़्यादा है, मतलब नंबर इससे भी कम है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 5 गेस करता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे बोल रहा है टू लो, मतलब आपने जो नंबर चूज किया है वो बहुत ज़्यादा कम है। इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो नंबर है वो 15 और 5 के बीच में है। मैंने 10 गेस किया। अब ये भी बोल रहा है टू हाई, 5 हमारा नंबर छोटा हो जा रहा है, और 10 अगर मैं चूज कर रहा हूँ तो ये नंबर बड़ा हो जा रहा है। ठीक, मतलब कि जो हमारा नंबर कंप्यूटर ने गेस किया वो 5 और 10 के बीच में है। अगर मैं 8 करता हूँ, यह भी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब 8 से भी कम है। 6, मतलब 7 हमारा नंबर है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर ने नंबर गेस किया वो क्या है, 7 है। देख रहे हैं, इस तरीके से गेम ये चल रहा है। आया समझ में? ओके, अब यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है, ये हिंट है जो कि हम इस गेम के अंदर देने वाले हैं प्लेयर को। साथ में ये गेम जितनी बार चाहे उतनी बार खेल सकता है। एक बार गेम जीतने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, डू यू वांट टू प्ले अगेन, वाई और एन यहाँ पे ऑप्शन दिया है। मैं बोलता हूँ एन, एन मतलब नो, नहीं खेलना चाहता हूँ। अगर मैं वाई बोलता हूँ तो गेम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये पूरा गेम काम करने वाला है, और इसको जितनी बार चाहे उतनी बार हम खेल सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे लेवल्स दिए हुए हैं, अलग अलग लेवल, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से खेल सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? ओके, सो ये था हमारा गेम। ठीक है, अब हम गेम की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि गेम मैं जो डिज़ाइन करने वाला हूँ, जो आपको सिखाने वाला हूँ, वो कैसे कैसे डिज़ाइन होगा। अब देखो यार, ये सारा काम हम अपने मेन फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। जो हमारा इंट मेन होता है ना, सारा कोड उसी के अंदर कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली हमारे कोड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को ही उसी हिसाब से डिवाइड करेंगे, मतलब अपना कोड अलग अलग फंक्शन में डिवाइड करके करने वाले हैं। इससे आपको फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ जाएगा। जब गेम स्टार्ट हुआ था, ऊपर हम लोगों ने एक मैसेज देखा था, वेलकम टू गेस द नंबर गेम, मैसेज था ना। हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं। ठीक, एक बेसिकली क्या बना सकते हैं, फंक्शन। इस फंक्शन का नाम क्या होगा, इस फंक्शन का नाम रख देंगे बैनर या कुछ और, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बैनर। इस फंक्शन का नाम बैनर है। बैनर का काम क्या होगा, बैनर का काम होगा वो मैसेज प्रिंट कराना। कौन सा मैसेज? गेस दी नंबर गेम। ठीक है, जब भी हमको बैनर की ज़रूरत पड़ेगी तब हम क्या कर लेंगे, इस फंक्शन को बुला लेंगे। इस फंक्शन का केवल इतना काम रहेगा कि वो क्या करेगा, ऐसे 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 स्टाइल में यहाँ पे गेस दी नंबर बैनर जो है वो प्रिंट करेगा। ठीक, इसका बस इतना काम होगा। आया समझ में? ओके, ये हमारा पहला फंक्शन हो गया। एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे, एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे किसके लिए, ऑप्शन चूज करने के लिए। ऑप्शन चूज करने का मतलब क्या है भाई? ऑप्शन चूज करने का मतलब ये है कि हमारे पास 3 ऑप्शन थे ना, एक था हमारा इजी, एक था हमारा मीडियम, और एक था हमारा हार्ड। ठीक, 3 ऑप्शन हम यूज़र को देंगे, और जब भी इसकी, क्योंकि इसका देखिए बात समझिए, क्यों फंक्शन के तरीके, क्यों फंक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम गेम खेल रहे हैं, जब हम नंबर को गेस कर रहे हैं बार बार, तो हमको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे। उस टाइम बैनर की ज़रूरत नहीं है। हमारा क्या आ रहा है, हम बस नंबर एंटर करते जा रहे हैं और नंबर मैच करते जा रहा है। ठीक, अच्छा, जब हम ऑप्शन सेलेक्ट करें उस टाइम पे बैनर की ज़रूरत नहीं है, बैनर तो एक ही बार डिस्प्ले करना है। इसको हम क्या करें, अलग अलग इसीलिए फंक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि जब जिसकी ज़रूरत पड़े उसको बुला ले, हमारा कोड फास्टर भी रहेगा, और इससे फंक्शन में डिवाइड करेंगे तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, जिन लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें अच्छे से समझाने के लिए। अब देखिए 3 पार्ट में हमारा फंक्शन डिवाइड रहेगा। ठीक है, सोचते कैसे आपको ये समझ में आएगा। 3 पार्ट में फंक्शन डिवाइड रहेगा। गेस दी नंबर वाला, ऑप्शन चूज करने के लिए एक फंक्शन रहेगा कि जब भी हमको यूजर से ऑप्शन चूज करवाना रहेगा कि भैया आपके पास ये 3 ऑप्शन है, इसमें से कोई चूज कर लो, तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक फंक्शन के अंदर डाल देंगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा, अच्छा इस फंक्शन का काम क्या होगा वो समझते हैं। जब यूज़र बोलेगा कि मुझे ईजी वाला गेम खेलना है, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक, जब यूज़र ईजी सेलेक्ट करेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 50। क्यों 50 रिटर्न करेगा? इससे हमको ये पता लगेगा कि यूज़र ने ईजी सेलेक्ट किया है
और कंप्यूटर को हमको नंबर चूज करने के लिए कितने से कितने के अंदर करना है, 50 के अंदर। मतलब अगर यूज़र ने ईजी सेलेक्ट किया तो देखेगा कि ठीक है भैया इस फंक्शन ने हमको क्या दिया, इस फंक्शन ने हमको 50 दिया है, तो कंप्यूटर को लिमिट लग जाएगी कि ठीक है भैया हमको 1 से लेके 50 के बीच में ही नंबर चूज करना है। आ रहा है समझ में? इसको कोड करेंगे तो और अच्छे से आएगा। मीडियम जब चूज करेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है भैया आपने मीडियम चूज कर लिया, तो हम क्या करेंगे, जब वो मीडियम सेलेक्ट कर लेगा तो हम इससे एक नंबर रिटर्न करवाएंगे, वो 100 होगा, क्योंकि मीडियम में 1 से लेकर 100 तक चाहिए, ठीक है। तो ये 100 रिटर्न करेगा। तो इससे जो है हमारा कंप्यूटर ये समझेगा कि ठीक है हमको 1 से लेके 100 के बीच में नंबर चूज करना है। अब कंप्यूटर को इजी मीडियम हार्ड तो नहीं ना पता है, उसको बस इतना पता रहेगा, उसको हम इतना बताएंगे ठीक है भैया जब मीडियम सेलेक्ट करेगा तो 101 से लेकर 100 के बीच में नंबर आना चाहिए, ठीक है, और हार्ड जब सेलेक्ट करेगा तो 500। इस फंक्शन का बस इतना काम होगा। काम क्या होगा, ये मैसेज डिस्प्ले कराना, और जैसे यूजर इसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करता है उसके बेसिस पे हम एक वैल्यू रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। रिटर्न हम लोगों ने पढ़ा था, ओके। ये हमारा हो गया दूसरा फंक्शन। अभी मैं कोड करूँगा और अच्छे समझ में आ जाएगा, बस बेसिक समझिए आप। पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, एक हम तीसरा फंक्शन बनाएंगे जिसका काम क्या होगा, प्ले गेम नाम से। किस नाम से भैया, प्ले गेम नाम से। इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, यूजर से नंबर एंटर करवाएंगे। क्या बोलेंगे, एंटर दी नंबर, जो यूजर नंबर एंटर करेगा। और जो कंप्यूटर, पहला काम क्या करेंगे, नंबर एंटर करवाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे इस फंक्शन के अंदर, जो यूजर ने नंबर एंटर किया उसको मैच करवाएंगे। किससे, जो कंप्यूटर ने, सपोज कंप्यूटर ने 29 चूज किया, यूजर ने नंबर नम में एंटर किया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मैच करवाएंगे। क्या 29 नम के इक्वल आ रहा है, अगर ये इक्वल आ रहा है तब तो हमारा क्या है, गेम कॉन्ग्रेचुलेसन मैसेज प्रिंट करेगा, गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे यूजर से बोलेंगे नंबर एंटर करो। तो जो ये वाला फंक्शन है ये बेसिकली क्या करेगा, गेम खिलवाने का काम करेगा। अभी मैं कोड करूँगा तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के ये आता है कि कैसे हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। भाई कंप्यूटर कैसे 1 से लेकर 50 तक कोई भी नंबर चूज कर लेगा अपने आप, हर बार जब गेम चलेगा तब, हर बार गेम चलेगा तो कंप्यूटर अलग अलग नंबर चूज करेगा। मान लिया आपने पहली बार खेला 29 सेलेक्ट किया, अगली बार खेला तो कोई जरूरी नहीं 29 सेलेक्ट करे, वो 1 से 50 के बीच में 49 सेलेक्ट कर लिया, कभी 48 सेलेक्ट कर लिया, कभी 26 सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी नंबर सेलेक्ट कर सकता है। 1 से 100 तक जब उसको लिमिट देंगे तो 1 से 100 के बीच में कुछ भी सेलेक्ट कर लेगा, 96, 76, 75, 2, 1, 0, 0 नहीं, क्योंकि 1 से लेके बोलना है, ठीक है। तो ऐसे क्या करेगा, नंबर सेलेक्ट करेगा। ये रैंडम नंबर कैसे सेलेक्ट होगा, इसके लिए हम कुछ नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। हम रैंडम नंबर को मेन फंक्शन के अंदर करवाएंगे। चलिए ठीक है भाई, ये तो हमारा कोड का स्ट्रक्चर था जो हमको थोड़ा समझ में आ गया। अब भैया चलिए कोड को शुरू करते हैं और हम लोग बेसिक फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। सो ये हमारा फाइल बन चुका है, guest.c नाम से हम लोगों ने फाइल बना लिया है। अब सबसे पहला हमारा क्या होगा, हम अपना हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जो कि सबको पता है, ठीक है। तो इंक्लूड stdio.h हो गया हमारा, ठीक है। ये फाइल, अच्छा ये क्या इंक्लूड हो गया भाई, stdio.h, ठीक है। ये हमारा हेडर फाइल इंक्लूड हो गया। इसके बाद हम 2 हेडर फाइल और इंक्लूड करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। बट फिलहाल के लिए आपको क्या लिखना है, हैज़, अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इंक्लूड stdlib, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ये भी हेडर फाइल, एक हेडर फाइल और इंक्लूड करेंगे और वो हमारा होगा time.h, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड, किसको इंक्लूड करेंगे, time.h। अब इसका काम क्या होगा, ये क्या काम करेगा वो मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। चलिए ये काम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा आपने देखा था जब मैंने कोड आपको दिखाया था तो वहाँ पे अलग अलग कलर्स आ रहे थे कंसोल पे, तो वो कलर के लिए हम कुछ कोड लिखेंगे। मैंने कैलकुलेटर वाला जब प्रोजेक्ट बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो उसमें पता होगा आपको कि मैंने उसमें अलग अलग कलर कोड बताए थे, ठीक है, कि अलग अलग कलर कैसे इस्तेमाल करते हैं कंसोल के अंदर, बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्रो डिफाइन करेंगे। मैक्रो थोड़ा सा हार्ड टॉपिक हो जाता है, तो मैक्रो की जगह मैं बोल देता हूँ कि हम क्या करेंगे। देखिए कुछ कुछ सिस्टम के लिए, कंसोल के लिए हमारा जो सिस्टम है या जो कंपाइलर है वो हमको कुछ कोड प्रोवाइड करता है। वो कोड क्या होता है, अलग अलग कलर का कोड होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमको वो करना है कैसे, हैज़ डिफाइन लिखना है, ठीक। हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल का नाम रख देंगे रेड। बेसिकली वेरिएबल है, ठीक है। इसमें एक कोड जाएगा। कोड कैसे जाएगा, देखिए इसके अंदर कोड कैसे लिखेंगे। एक कोड होता है, रेड कलर का कोड होता है, \033। क्या होता है, \033, स्क्वायर ब्रैकेट अपना ओपन करेंगे, 1 सेमीकोलन
31 ठीक, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखिए ये जो कोड है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कलर कोड है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, जिनको पता है थोड़ा सा वीडियो स्किप कर सकते हैं, बट जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा समझा दूँ। मेरी प्रायोरिटी बनती है ना चीज़ों को समझाना। हम लिखेंगे प्रिंट एफ लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, हेलो लिख दिया। ठीक है, हेलो लिखा। अब मैं इसको अगर रन करवाऊँ, देखिए अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे std library डॉट एच रहेगा शायद, हाँ डॉट एच भूल गया था। ठीक है, रन करवाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हेलो आ रहा है। हेलो हमारा किस कलर से आ रहा है, वाइट कलर से, नॉर्मली ऐसे ही आता है। हम चाहते हैं ये रेड आ जाए। बेसिकली करना क्या है, देखिए ये जो कोड है ना, अगर ये कोड मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक, यहाँ पे हेलो के जस्ट पहले मैं ये कोड लिख दूँ, तो ये हमारा कोड नहीं प्रिंट होगा। देखिए क्या होगा, जादू देखिए पूरा रेड कलर हो गया। हाँ भाई पूरा तो रेड कलर हो गया। थोड़ा सा मैं कोड में चेंज कर दूँ, या 31 की जगह मैं लिख देता हूँ 32। अगर मैं 32 लिख देता हूँ, अब देखिए कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 36 लिखता हूँ, देखता हूँ क्या हो गया, ये देखिए एक्वा कलर हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अगर कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, 39। अब देखते हैं भाई क्या कलर हो गया। हमारा 39 कोई और कलर नहीं है। ठीक है, इसको अगर मैं 40 कर दूँ तो यहाँ पे देखते हैं, तो भी कोई कलर नहीं हो रहा है। बेसिकली हमारा 39 तक कुछ ही कलर प्रोवाइड करता है। अगर 38 लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है। 38 में कोई कलर नहीं है। 37 में कौन सा कलर आ रहा है, 37 में, अच्छा यहाँ भी कोई कलर नहीं। 36 में कौन सा कलर आ रहा है, 36 में हमारा आ रहा है एक्वा। ओके, 36 हम लोगों ने पहले ही देखा था ना। 34 देख लेते हैं। 34 अगर मैं देखा तो यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है। ठीक है, ऐसे अलग अलग कलर कोड। अब आप लोग बोलोगे यार कि कलर कोड कैसे याद करना, याद नहीं करना, आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, कॉपी कर सकते हो। कई सारे कलर के कोड मिल जाएंगे। सी लैंग्वेज कंपाइलर कलर कोड डालोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इसी कोड को मैं एक वेरिएबल के अंदर रख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसे हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं या मैक्रोज बोलते हैं। बेसिकली ये ग्लोबल वेरिएबल का काम करते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल मैंने बताया था। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ऐसे वेरिएबल, क्योंकि अलग अलग फंक्शन में हम लाइंस लिखेंगे तो उसका कलर वगैरह अलग अलग हिसाब से चेंज करेंगे। अगर मैं इसको मेन में लिख देता हूँ, ये जो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ये जो कलर कोड स्टोर कर रहा है, अगर मैं मेन में लिख दूँ तो पहली बात ये हो जाएगा कि मेन में लिखने के बाद मुझे अलग अलग फंक्शन में फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दिक्कत हो जाएगी ना हम लोग, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल हो जाएगा ना, इसी के अंदर काम करेगा। इसलिए हम इसको ग्लोबली डिफाइन कर रहे हैं। ग्लोबली मतलब हम किसी फंक्शन के अंदर रख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इसको बाहर रख रहे हैं, एकदम छुट्टे सांड की तरह, जहां मन करेगा वहां घूमेगा ये। ठीक, आया समझ में क्या कर रहा हूं मैं। अब देखो ये कोड आपको याद करने में, फिर से बोल रहा हूँ, कोड देख के घबराइए मत, कोड याद करने की जरूरत नहीं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, बहुत आसान है। दूसरी बात, इंटरव्यू वगैरह में पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, ये आपसे बैठ के नहीं पूछेगा कलर कोड बताइए, बिल्कुल नहीं, उनको खुद ही नहीं याद होता है। खैर, ऐसे ही हमारा रेड हो गया। अब ऐसे ही अलग अलग कलर डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, अब वो हमारा किस में जाएगा, रेड वेरिएबल में। अच्छा एक बात और, अगर मैं ये कोड हटा दूँ, कोड हटाने के बाद ये जो रेड वेरिएबल मैंने लिखा ना, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक, बेसिकली वेरिएबल है तो डबल कोड के अंदर तो रहेगा नहीं, बाहर रहेगा। अब देखिए ध्यान से, कोई कॉमा वगैरह नहीं लगा रहा हूँ। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तभी देखिए रेड आ रहा है ना रेड। ठीक है, रेड आ रहा है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, अलग अलग कलर को डिफाइन करेंगे। ठीक, तो मैं जल्दी जल्दी क्या करता हूँ, अलग अलग कलर कोड लिख लेता हूँ, आप लोग देख के कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 कलर डिफाइन कर लिए, 4 कलर सॉरी, रेड, ग्रीन, येलो और क्यान बेसिकली एक्वा कलर को बोलते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था ना, स्काई ब्लू टाइप का था। ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखा, बोल्ड लिखा है। बोल्ड मतलब कई लोग समझते होंगे, बोल्ड का ये कोड है। बोल्ड क्या करता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है ना उसको बोल्ड कर देता है। बोल्ड मतलब डार्क, गाढ़ा, जिसे समझते हैं गाढ़ा। ठीक है, अच्छा मैं अगर इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करूँ, देखिए ध्यान से क्या होगा, इस वेरिएबल को अगर मैं यूज़ करूँ, इसको रन कराऊँ, तो अब देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बोल्ड हो गया, इससे बोल्ड दिख रहा है, अच्छा क्या करता हूँ मैं, बेसिकली इसी के पहले मैं एक और प्रिंटफ लिखता हूँ और यहाँ से मैं बोल्ड हटा देता हूँ। ठीक है, बोल्ड हटा देता हूँ और यहाँ पे \n लगा देते हैं। \n लगाया मैंने। अब देखिए यहाँ पे ये वाला, देखिए यहाँ पे हल्का दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखिए ये हल्का सा मेरे को हल्का दिख रहा है और ये थोड़ा बोल्ड हो गया। अच्छा देखिए कितना मोटा, थोड़ा मोटा हो गया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोटा हो गया, डार्क हो गया, लाइट हो गया है, ऐसा समझ सकते हैं। ये पूरा देखिए कैसा दिख रहा है और ये हेलो देखिए कैसा दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली ये बोल्ड का काम होता है। आया समझ में, तो ये बोल्ड वही काम करता है। ओके, इतना हो गया। अच्छा एक चीज़ हमको और यहाँ पे लिखना है, एक रीसेट होता है। रीसेट क्या होता है, क्यों होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। इसको भी यूज़ करेंगे। ये देख के मैं फिर बोल रहा हूँ यार घबराइए मत आप लोग। ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या हो रहा है ये सब, हाँ मैं क्या सीखने आया तो, और क्या कर रहा है भाई तू। खैर देखिए रीसेट क्या होता है। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कलर लिख लेता हूँ। बेसिकली येलो यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक, येलो यूज़ किया मैंने यहाँ पे। अब रन कराता हूँ। ये क्या कर रहा है, इसको भी येलो कर दे रहा है, इसको भी, मतलब जहाँ पे मैं येलो लिखा हूँ उसके नीचे जितने भी लाइन आ रहे हैं सबको येलो कर दे रहा है।
अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट एफ और लिख के दिखाऊँ, मैं यहाँ पे 2 प्रिंट एफ और लिख देता हूँ, ठीक है, 2 प्रिंट एफ मैं और लिख देता हूँ। और सबके बाद मैं यहाँ पे क्या देखिए, ये येलो हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ जो हमारा ऊपर वाला हेलो है ना, बस वही येलो कलर है, बाकी सारा नहीं रहे। यहाँ पे बैक स्लैश एन, देखिए बैक स्लैश नहीं, यहाँ पे बैक स्लैश एन लगेगा ना, बैक स्लैश एन मैंने लगा दिया, यहाँ पे भी मैं बैक स्लैश एन लगा देता हूँ। और अगर मैं इस कोड को रन कराऊँ, देखिए ये क्या हो रहा है, सारा हमारा हेलो किससे प्रिंट हो रहा है, इसके नीचे कुछ भी मैं लिख रहा हूँ तो सारा हमारा किससे हो रहा है, येलो से हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि केवल ये लाइन येलो रहे ना, ये मुझे दूसरा कलर करना है, ये दूसरा कलर करना है, या इसको नॉर्मल रखना है, ठीक। तो उसके लिए क्या होता है, रीसेट होता है। रीसेट क्या करता है, बेसिकली हमारा जो कलर है, जो इसकी डिफ़ॉल्ट रीसेट होती है, जैसे हम लोग नॉर्मली कंसोल स्क्रीन होती है वैसे रीसेट कर देता है। तो बेसिकली इस वेरिएबल को हम इस हेलो के बाद यहाँ पे लिख देंगे। अगर देखिए कोई कॉमा नहीं दे रहा हूँ, इसको बार बार यूज़ करेंगे ना तो आपके हैबिट में आ जाएगा। इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो हम क्या करेगा, यहाँ पे येलो कलर जनरेट होगा और इसको येलो करेगा, फिर से यहाँ पे रीसेट हो जाएगा, तो नीचे वाला हमारा बच जाएगा। अब देखिए मैं अगर इसको रन कर रहा हूँ, देखिए सिर्फ ये वाला येलो हुआ है, ठीक। वैसे ही अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, पेस्ट कर दूँ। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर मैं रेड कर दूँ, अब देखिए ये वाला हमारा येलो हो गया, ये वाला हमारा रेड हो गया, ठीक है। आया समझ में, ये नॉर्मल है, जैसा नॉर्मल था वैसा नॉर्मल है, ठीक। तो ये रीसेट का काम करता है। इतना समझ में आया, ये हमारे सारे कलर कोड थे, ये बोल्ड कलर था, बाकी कलर थे, और ये रीसेट वाला, इसको हम लोगों ने एक वेरिएबल के अंदर रख लिया। इतना समझ में आ गया, ओके, अच्छी बात है अगर इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम अपना फंक्शन डिफाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बोला था कि हम एक बैनर प्रिंट करवाने वाले हैं, ठीक है, बैनर प्रिंट करवाने वाले हैं। बेसिकली बैनर जो है कैसा दिखेगा, तो बैनर क्या करेगा, एक प्रिंट कर देगा बैनर, ठीक। थोड़ा सा डिज़ाइन उसको बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड नाम से। क्यों वॉइड नेम से बना रहा हूँ, क्योंकि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये बस अब चीज़ों को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। इसलिए वॉइड का काम क्या होता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना। खैर छोड़िए, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट, ठीक। जो लोग मेरा वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे उनको पता होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट बैनर। प्रिंट बैनर नाम से मैंने फंक्शन बनाया, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ प्रिंट एफ कर देता हूँ। प्रिंट एफ लिखने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ कुछ इस टाइप से, ये लाइन बना लेता हूँ, और यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा देता हूँ। अच्छा, बैक स्लैश एन लगाने के बाद इस वाले लाइन का मैं कलर दे देता हूँ, येलो दे देते हैं। बेसिकली मैं येलो लिख दूँ, और यहाँ पे मैं इसको रीसेट भी कर देता हूँ, क्योंकि बीच में हमको जो चाहिए वो दूसरा चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, इतना समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना भाई। एक और प्रिंट एफ लगाएंगे और इसके बीच में हम कुछ लेटर्स लिखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा स्पेस में दे देता हूँ, और यहाँ से लिखता हूँ वेलकम टू गेस दी नंबर गेम, ठीक। ये मैंने लिख दिया, इधर से भी थोड़ा मैं जगह दे देता हूँ, और यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा देता हूँ। और इसका कलर मैं दूसरा रखता हूँ, इसका कलर मैं क्या रखूँ, ग्रीन रख देता हूँ। देखिए मैं इसका कलर यहीं पे, अब देखिए एक चीज़ और, मैं ये वेरिएबल दे रहा हूँ ना, ये डबल कोट के बाहर दे रहा हूँ पहला। दूसरा, मैं किसी टाइप का कॉमा वगैरह नहीं यूज कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, एरर आएगा, ठीक है। कॉमा यूज़ मत कीजिए, कई लोग यूज़ कर देंगे। अब ये रीसेट है, रीसेट को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। सेमीकोलन लग गया, और फिर से ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके नीचे बना देता हूँ। ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार इसको हम क्या करते हैं, एक बार इसको हम रन करा के देखते हैं हमारा आउटपुट कैसे आएगा। अच्छा, मैं रन कराऊँ अगर, तो कोई आउटपुट नहीं आए। क्यों कोई आउटपुट नहीं आया यार, मैंने उतनी सारी चीज़ें लिखी। क्यों, क्योंकि कभी भी कोई हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसको मेन के अंदर ज़रूर लिंक होना चाहिए। आया समझ में, ये बात मैंने बहुत बार बताई है। तो अगर हम फंक्शन बना रहे हैं तो इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, देखने के लिए इसके अंदर बुला लेते हैं, फ़िलहाल के लिए इसके अंदर बुला लेते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, मेन इसको बुलाएगा तो इसके पास जाएगा, और ये देखेगा प्रिंट कर देगा। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से हमारा बैनर प्रिंट हो गया। अब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, दिक्कत क्या हो रहा है कि हमारा है वेलकम टू गेस दी नंबर गेम बहुत ज़्यादा इधर चला गया है। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा हम इधर कर देंगे, ये इतना कर देते हैं, ठीक है। इतना अगर मैं कर दूँ तो अब ठीक है। अब बीच में देखिए कितने अच्छे से हमारा क्या हुआ, बैनर प्रिंट हो गया। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत है भैया। चलिए ठीक है, इस फंक्शन का काम हमारा पूरा हो गया, बैनर प्रिंट हो गया, ठीक। बैनर प्रिंट होने के बाद इस फंक्शन का काम हो गया। अच्छा, फंक्शन को मैं इंट मेन के ऊपर रखूं चाहे इंट मेन के नीचे रखूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फंक्शन बना लिया, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ से हटा के हम इसको इंट मेन के नीचे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इसका काम हमको बाद में काम लगेगा, ठीक है। हमको बस याद रखना है इसके अंदर क्या है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, दूसरा फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन 3 ऑप्शन डिस्प्ले करेगा। कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन।
लेवल 1 इजी, लेवल 2 मीडियम, लेवल 3 हार्ड, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम ऑप्शन चूज करेंगे। आया समझ में? चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, इंट सेलेक्ट लेवल नाम से मैं फंक्शन बनाता हूँ, ये नाम है इसका। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट चॉइस नाम से। क्यों वेरिएबल बना रहे हैं? क्योंकि हम क्या करेंगे ना, अगर इजी मीडियम हार्ड ऑप्शन दे रहे हैं तो यूजर उसमें से कोई ना कोई वैल्यू सेलेक्ट करेगा ना, तो जो वैल्यू सेलेक्ट करेगा वो हम चॉइस वाले वेरिएबल के अंदर रख लेंगे, ठीक है। 1 सेलेक्ट किया मतलब इजी, तो 1 हमारा किसके अंदर आ जाएगा, चॉइस के अंदर आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, ठीक है भैया। चलिए इतना समझ में आ गया। अच्छा अब यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं, एक नहीं कई सारा मैसेज प्रिंट करते हैं बेसिकली हमको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट DIFFICULTY डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल आप सेलेक्ट करो, \n में लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं \n लगा देता हूँ। थोड़ा सा मुझे ऊपर से नीचे से स्पेस मिल जाएगा, और इसको थोड़ा सा हम बीच में थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक। इसको भी कोई कलर प्रोवाइड कर दें, सेमीकोलन हम लोगों ने लगा दिया, इसको भी कोई कलर दे देते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ये कलर दे देता हूँ, क्योन स्योन क्या बोलते हैं इसे भाई, ठीक है। और इसको रीसेट भी कर देते हैं, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V, रीसेट कर दिया। अच्छा इसको मैं अगर रन करा के देखूँ क्या आ रहा है। चलिए इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, मेन के अंदर कॉल करेंगे ना, बिना मेन के अंदर कॉल किए कैसे देख पाएंगे। अगर इसको मैं रन कराऊँ तो हमारा क्या आ रहा है, सेलेक्ट डिफ़िकल्टी लेवल। अच्छा ठीक है ये दिख तो रहा है, बट मैं चाहता हूँ इसके नीचे एक लाइन आ जाए तो देखने मुझे और अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे printf लिख देता हूँ। printf लिखने के बाद हम लोग कौन सा लाइन ड्रॉ करें, हम लोग ये वाला लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये वाला लाइन ड्रॉ करने के बाद लास्ट में \n लगा देंगे। यहाँ पे रीसेट वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे भी एक हम कलर यूज़ कर लेते हैं। वो जो कलर होगा हमारा, वो कलर होगा रेड होगा, ठीक है, रेड यूज़ कर लेते हैं। रेड मैंने यहाँ पे कर लिया, सेमीकोलन लगा दिया। अच्छा एक चीज़ और करते हैं, मैं चाहता हूँ ना कि ये थोड़ा बोल्ड रहे, मतलब थोड़ा सा डार्क दिखे, दिखने में अच्छा लगे। तो ये बोल्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, यहीं पे हम क्या करेंगे, कॉमा देके इसको बोल्ड लगा देंगे, ठीक। अब मैं इसको अगर रन कर रहा हूँ देखिए, अच्छा यहाँ पे कोई एरर आ गया है, ये बोल्ड नहीं आ रहा है। एक बार में एक ही फंक्शनलिटी हम लोग लगता है यूज़ कर सकते हैं क्या। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कराऊँ तो हाँ अब देखिए बोल्ड आ रहा है, ठीक है। कॉमा नहीं देना है, कॉमा देना ही नहीं है यहाँ पे कॉमा नहीं देना है। बेसिकली हम डायरेक्ट स्पेस देके बोल्ड लिख देंगे। देखिए अब ये थोड़ा सा डार्क आ रहा है, ठीक आ रहा है डार्क, ओके। अब क्या करते हैं, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद इसके नीचे हम क्या करेंगे, अपना 3 ऑप्शन प्रिंट करवाएंगे। 3 ऑप्शन प्रिंट करवाने के लिए printf लिखेंगे। printf लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 डॉट क्या, ईजी। अगर आप ईजी सेलेक्ट करते हैं तो हमारा ऑप्शन 1 से लेके 50 के बीच में आपको नंबर चूज करना रहेगा। इसके साथ \n लगा देते हैं, ठीक है, ईजी हो गया। अच्छा 3 ऑप्शन और सेलेक्ट करना है हमको, तो हम इसी के नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये ईजी हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है हमारा मीडियम, तो हम लिख देते हैं DIUM मीडियम। और चौथा ऑप्शन है हमारा हार्ड, मीडियम चौथा ऑप्शन, सॉरी तीसरा है ना, ये तीसरा हार्ड है। और इजी हो गया, मीडियम हो गया, हार्ड हो गया। इसको 1 से 100 तक कर देते हैं, और 1 से 500 तक। एक ऑप्शन और दे दे क्या हम लोग, चलिए एक ऑप्शन हम लोग और रखते हैं, जो मैंने आपको डेमो दिखाया था उसमें थोड़ा सा और अपडेशन करते हैं। एक ऑप्शन और रखते हैं, वो ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन होगा एग्जिट। मान लो गेम खेलने का नहीं मन है भैया, ठीक है मैंने चूज़ तो कर लिया, अब नहीं खेलने का मन है, एग्जिट कर दो, मतलब गेम से बाहर आ जाओ, ठीक है। इतना समझ में आया। इसका भी कोई कलर दे देते हैं हम लोग, तो देखिए क्या इसका कलर देते हैं। बेसिकली हम लोग क्यान कलर दें, क्यान कलर देंगे तो क्या होगा, ग्रीन कलर का यूज हुआ है। अच्छा इसके ऊपर वाले बैनर में यूज हुआ है, ये दे देते हैं, ठीक। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, बात समझिए मेरी, मुझे इसका भी वही कलर चाहिए, इसका भी वही कलर चाहिए, इसका भी वही कलर चाहिए, इसका भी वही कलर चाहिए। तो हम रीसेट कहाँ लगाएंगे, हम रीसेट यहाँ नहीं लगाएंगे, हम रीसेट यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक सेम कलर देगा और फिर यहाँ पे आके रीसेट हो जाएगा। आइए एक बार इसको रन कराऊँ मैं अगर, तो देखिए अच्छा यहाँ पे ब्लू आ रहा है, क्यों ब्लू आ रहा है, क्यों ब्लू आ रहा है, ब्लू क्यों आ रहा है, ब्लू क्यों आ रहा है, क्योंकि सियान नहीं, ये नंबरिंग गलत है, ये 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 रहेगा ना। अब देखते हैं, अच्छा ये पूरा पर्पल हो गया भाई, क्यों पूरा पर्पल हो गया, एक बार थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, भारी मिस्टेक हो गया साहब, भारी मिस्टेक क्या हुआ है, क्या हुआ है,
अच्छा ये भी सियान क्यान कलर ये भी यूज हुआ है ना भाई, देखिए ये भी यहाँ पे वही यूज हुआ है। बोल्ड हटा देते हैं और ये रेड है, ये रीसेट यहाँ पे हो गया, ये सियान है, ये रीसेट यहाँ पे हो गया, और ये सियान है, ये रीसेट यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक बार देखते हैं रन करा के। हाँ देखिए अब आ रहा है ना। ठीक है, अच्छा ये दोनों कलर सेम हो गए क्या? ठीक है, हम इसका दूसरा कलर रख देते हैं, येलो रख देते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। काफ़ी चीज़ें सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे येलो कलर आ गया, अब ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, ये थोड़ा खैर छोड़िए, बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। अब बताइए मुझे, अगर यूज़र 1 एंटर करता है, चाहे 2 एंटर करता है, चाहे 3 एंटर करता है, चाहे 4 एंटर करता है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमको एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी ना, जो कि हम लोगों ने यहाँ बना लिया है 1 2 3 4, जिसके बेसिस पे हम आगे का काम करवाएंगे, आगे का गेम खिलवाएंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ लिखने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ योर चॉइस इज़, मतलब आपका चॉइस क्या है भैया, आप अपना चॉइस तो बताओ। ठीक है, चॉइस बताने के बाद हम स्कैनफ लिख देंगे, और यही वाला जो वेरिएबल है उसको हम इसके अंदर परसेंटाइल डी लगा के एंड लगा के हम चॉइस के अंदर क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी इसके अंदर आ गई है। ठीक, तो बेसिकली ये पूरा काम हो जाएगा और हमारा वैल्यू चूज हो जाएगा और वो हमारा इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। अच्छा इसको भी एक बार रन करवा के मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ईजी, मीडियम, हार्ड, एग्जिट। कौन सा ऑप्शन चूज़ करना? मैंने चूज़ किया 1। ठीक है, प्रोग्राम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हमने कोई काम नहीं किया है। इस तरीके से आ रहा है समझ में? अब बताइए हम क्या ऐसा करें, ऐसा क्या करें कि यूज़र 1 सेलेक्ट करे तो हम यहाँ पे ये जो फंक्शन है हमारा, कौन सा फंक्शन, सेलेक्ट लेवल जो फंक्शन है, ये 50 रिटर्न करे, मतलब 50 वैल्यू दे। अगर 2 सेलेक्ट करे, अरे क्या हो गया भाई ये, हाँ ये 2 सेलेक्ट करे तो 100, 3 सेलेक्ट करे तो 500, और अगर 4 सेलेक्ट करे तो क्या हो जाए, गेम एग्जिट हो जाए। ऐसा कौन सा चीज़ इस्तेमाल करें, कौन सा कंडीशन? तो यहाँ पे इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं ना, इफ़ एल्स एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं। साथ में स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक ही वैल्यू को, इसमें एक ही वैल्यू आ रही है ना, इसको बार बार रोटेट करवाना है। स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्विच केस कैसे यूज़ करेंगे, SWITCH। ठीक है, स्विच में हम क्या करेंगे, ऑप्शन को पास कर देंगे। किसको पास कर देंगे? ऑप्शन को। बिल्कुल गलत, हम किसको पास करेंगे? हम पास करेंगे चॉइस को, क्योंकि हमारा वेरिएबल चॉइस बना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे केस 1। केस 1 मतलब अगर चॉइस में 1 आता है, मतलब यूज़र ईजी सेलेक्ट करता है, तो हमको क्या काम करना है? हमको करना कुछ नहीं, हम लिख देंगे रिटर्न लिख देंगे 50। क्या रिटर्न कर देगा? 50 रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न करेगा वो हम बाद में देखेंगे, बट ये काम क्या करेगा, 50 बस रिटर्न करेगा। कोई चीज़ प्रिंट नहीं कराएगा, आगे कोई गेम नहीं खिलवाएगा, बस ये वैल्यू देगा कि आपने ईजी सेलेक्ट किया, मेरा काम है 50 आपको देना कि यूज़र ने ईजी सेलेक्ट किया, बस उसको 50 के अंदर वाला गेम खिलवाओ। ऐसे ही अच्छा इसको अगर केस 2 अगर यहाँ पे सेलेक्ट करता है, देखिए केस 2 सेलेक्ट करता है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे 100। अब कई लोग सोच रहे होंगे, अरे भैया आपने ब्रेक तो नहीं लगाया, केस में ब्रेक भी तो लगता है ना, तो ब्रेक तो आपने लगाया नहीं। देखिए ब्रेक क्यों नहीं लगाया, मैं ध्यान से समझिए। अगर केस 1 सेलेक्ट करता है तो ये फंक्शन क्या होगा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं, आगे नहीं जाएगा। केस 1 मैच किया, रिटर्न हो गया, मतलब फंक्शन से बाहर चला गया। रिटर्न मतलब क्या होता है, फंक्शन से बाहर चले जाना, कि अब बस यहीं से वो वापस घूम जाएगा, नीचे नहीं आएगा, यहीं से वापस घूम जाएगा। तो ब्रेक लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, हाँ वैसे ब्रेक लगता है, अगर नीचे का कोड आपको रन करवाना है तो ब्रेक लगेगा। अब देखिए अगर यूज़र का जो ऑप्शन है केस 3 होता है तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे, हम रिटर्न करवाएंगे 500। ठीक है, और ये 500 रिटर्न करवाएंगे। और अगर केस 4 होता है तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे, कुछ नहीं, बस हम रिटर्न हो जाएंगे खाली है, मतलब ख़त्म करो यार प्रोग्राम को, बस हो गया काम। आ रहा है समझ में? कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। आया समझ में? ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा चीज़ें और समझाता हूँ, तब तक के लिए हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट में क्या करेंगे, मान लीजिए यूज़र बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत परेशान है, उसने जल्दी में 1 की जगह 1 क्लिक कर दिया और हमारा ऑप्शन हो गया 11। अब क्या रिटर्न करेगा फंक्शन? तो अगर 1 2 3 4 के अलावा यूज़र कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करता है, अगर 1 सेलेक्ट, देखिए ध्यान समझिए, चॉइस में 1 आता है तो इसके पास आएगा, चॉइस में अगर 2 आता है तो देखेगा केस 1 नहीं है, केस 2 हमारा मैच हो गया। केस 2 मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखते हैं, जो चॉइस के अंदर हमारा ऑप्शन आ सकता है। अगर चॉइस की वैल्यू यूज़र ने 2 एंटर की तो केस 2 के पास आएगा 100, वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, यहीं से फंक्शन के बाहर चला जाएगा। केस 3 पे आता है तो ये, केस 4 पे आता है तो
ये रिटर्न करेगा, मतलब केस 4 पे रिटर्न हो जाएगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन 1 2 3 4 के अलावा कुछ और एंटर कर दिया तो हमारा यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा। क्या मैसेज डिस्प्ले होगा? प्रिंटफ। प्रिंटफ हम इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इनवैलिड चॉइस। इनवैलिड चॉइस यहाँ पे मैसेज दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे DEFAULTING डिफ़ॉल्टिंग टू मीडियम और \n लगा के हम यहाँ पे बस डिफ़ॉल्टिंग टू मीडियम। हाँ, अब देखिए मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करे, मान लीजिए उसने 5 सेलेक्ट कर दिया, तो मैं इसमें डिफ़ॉल्ट मोड समझते हैं क्या होता है कि वो आप सिस्टम अपने आप से दे देगा। ठीक है, आपने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट किया तो मैं ऑटोमेटिक मीडियम सेलेक्ट करके भेज देता हूँ। ठीक है, तो वो आपके लिए मीडियम सेलेक्ट कर लेगा। अगर आपको कोई और खेलना तो आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करो ना भाई, गलत क्यों सेलेक्ट कर रहे हो। मीडियम यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा? 100। ये लाइन मुझे लग रहा है थोड़ी सी कंफ्यूज आपको करेगी, मैं फिर से समझाता हूँ। डिफ़ॉल्ट में कौन सा ऑप्शन आता है? अगर यूज़र ने 1 2 3 4 के अलावा कोई और ऑप्शन एंटर किया तो हमारा एक प्यारा सा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? इनवैलिड चॉइस डिफ़ॉल्टिंग टू मीडियम। ये मैंने मैसेज है। डिफ़ॉल्टिंग टू मीडियम का मतलब ये होता है कि मैं आपको मीडियम लेवल सेलेक्ट करके दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपको ईजी खेलना है तो ईजी खेलो यार, 1 सेलेक्ट करो। हार्ड खेलना तो 3 सेलेक्ट करो। बाहर जाना तो 4 सेलेक्ट करो। कोई और सेलेक्ट करोगे तो सिस्टम अपने आप से डिफ़ॉल्ट मीडियम सेलेक्ट कर लेगा। और यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा? 100। यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा? 100। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है? नहीं भैया, इसने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इस कोड को रन करवा के दिखा दो क्या आ रहा है। चलिए रन करवा के देख लेते हैं। अगर मैं इसको रन करवाऊँ, यहाँ पे क्या आ रहा है? सेलेक्ट डिफ़िकल्टी लेवल। तो अगर ईजी, मीडियम, हार्ड, एग्जिट, चारों ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करता हूँ, देखिए क्या आता है। मान लीजिए ईजी सेलेक्ट करूँगा तो जाहिर सी बात है 50 देगा, मीडियम 100। मैं यहाँ पे 11, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड 11 एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे यार इनवैलिड चॉइस डिफ़ॉल्टिंग टू मीडियम। मैंने को क्या कर दिया? डिफ़ॉल्टिंग टू मीडियम, मतलब मीडियम ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। मैं अगर 1 सेलेक्ट करता हूँ तो भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्या कर रहा है ये फंक्शन बस एक वैल्यू दे रहा है। वैल्यू अभी किसी को वो वैल्यू लेने वाला तो कोई है नहीं, बट ये फंक्शन का काम क्या होगा? ये फंक्शन का काम मैसेज डिस्प्ले करके वैल्यू देना होगा। अब उस वैल्यू के साथ आगे कैसे गेम खेलना है, क्या खेलना है, वो चीज़ें बात की बात है। ठीक है, फिलहाल ये क्या कर रहा है? वैल्यू दे रहा है। ठीक, तो इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट तो करवाया ही नहीं ना, बस मैं वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊँ। देखिए, अगर यहाँ पे यूजर 4 सेलेक्ट करता है ना, तो ये क्या करता है? प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। आया इतना समझ में? अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं ना, देखिए इनवैलिड चॉइस लिख रहा है ना, डिफ़ॉल्टिंग टू मीडियम, इसको थोड़ा ये एरर टाइप का ऑप्शन लग रहा है ना, इसको हम रेड कलर कर देते हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। ये रेड वाला जो ऑप्शन है ना, हम इसको क्या करते हैं? यहीं पे लिख देते हैं भैया। देखने में यूज़र को अच्छा लगना चाहिए, पसंद आना चाहिए। ठीक है, UI बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहीं पे रीसेट लगा देते हैं। अब ये जो मैसेज प्रिंट होगा ना, रेड कलर से प्रिंट होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब ये हमारा इस फंक्शन का काम पूरा हुआ। किसका काम पूरा हुआ? सेलेक्ट लेवल वाले फंक्शन का काम पूरा हुआ कि लेवल सेलेक्ट करेगा, उसके बेसिस पे वैल्यू रिटर्न करवाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे काम आता है कि गेम हम जब खिलवाएंगे तो हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? इस वाले को भी यहाँ से हटा देते हैं। हटा देते हैं मतलब उड़ा नहीं देते हैं, इसको मैं नीचे रख दे रहा हूँ। कहाँ रख दे रहा हूँ? मैं इसको मेन के नीचे रख दिया। ठीक है, क्योंकि इस फंक्शन का काम पूरा हो गया ना, मेन हमारा ये है, हमको सारा काम मेन से करना है। इस फंक्शन का काम तो कंप्लीट हो गया ना, सारा काम बस इसको बुलाना है, जहाँ मन करेगा वहाँ बुलाएंगे हम। ठीक है, अब हमारा बारी आता है गेम का लॉजिक लिखने का, कि गेम में क्या होगा। ठीक है ठीक है, देखिए चलिए हम अपना फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं void नाम से, इसका नाम रखते हैं प्ले गेम। फंक्शन का नाम प्ले गेम। अच्छा, इस गेम को मैं क्या करूँगा? इस गेम को मैं एक वैल्यू दूंगा, पैरामीटर के थ्रू हम वैल्यू दे सकते हैं। अब वो वैल्यू हमको मेन से देनी पड़ेगी। ठीक है, इस गेम का काम क्या होगा? इस गेम का काम होगा कि ये वैल्यू लेगा। कौन सी वैल्यू लेगा? मैक्स नंबर नाम से ले लेते हैं, NUMBER। ठीक, मैक्स नंबर नाम से। इसमें क्या आएगा? इसमें जो इस वाले फंक्शन से हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे थे ना, 50, कहाँ गया? 50, 100, 500,
तो ये हमारा जो वैल्यू है ना वो इसके पास आएगा, इसके पास प्ले गेम के पास। तो ये देखिएगा ठीक है, मैक्सिमम कितने के बीच में हमको नंबर, रैंडम नंबर कंप्यूटर को चूज करवाना है, वो हमारा इस वाले वेरिएबल के अंदर आएगा। आ रहा है समझ में? चलिए, अच्छा वो कैसे आएगा, अभी तो वो कहीं से आ नहीं रहा है ना, अभी इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। ये जो है, ये सेलेक्ट लेवल वाला जो दिख रहा है, ये फंक्शन जो दिख रहा है इसका, और ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं, क्योंकि मैक्स नंबर तो आएगा ना कहीं से, तो वो कैसे आएगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर इस मैक्स नंबर के बेसिस पे हम आगे की फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल बनाएंगे, एक एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस वेरिएबल का क्या काम है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर, ठीक। एक मैं लिख लेता हूँ क्या लिख लेता हूँ, गेस हो गया। और यहाँ पे हम ये भी काउंट करेंगे कि कितने अटेम्प्ट में उसने कंप्लीट किया। तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट नाम का, ATTEMPT अटेम्प्ट नाम का वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रख देते हैं। अभी तीनों वेरिएबल का काम क्या होगा, ध्यान से समझिए। ये जो नंबर वाला वेरिएबल है, इस नंबर के अंदर हमारा कंप्यूटर एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और वो नंबर हमारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे कंप्यूटर कैसे रैंडम नंबर जनरेट करता है। उसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं srand नाम से, srand नाम से फंक्शन लिखते हैं और इसके अंदर हम पास कर देते हैं टाइम। क्या पास करते हैं, टाइम, और टाइम को कर देता हूँ मैं 0। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाइम क्यों लिख रहा हूँ 0 अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। अब हम नंबर वाला जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है ना, ये मैं लाइन आपको अभी समझा रहा हूँ, घबराइए मत, ठीक है। ये क्या लिख दिया भाई, नई चीज़ें, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ ना। ये नंबर नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन के थ्रू रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे कंप्यूटर से। एक फंक्शन होता है रैंड नाम से, ठीक है, गलत मत समझिएगा, रैंड नाम से एक फंक्शन होता है। ये क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट करता है, ठीक। तो ये बेसिकली कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देगा अपने मन से, लेकिन हमको क्या करवाना है, हमको 50 के 100 के या 500 के अंदर ही नंबर जनरेट करवाना है। तो वो वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी, मैक्स में 50 आएगा, 100 आएगा, 500 आएगा। इससे ये पता चलेगा कि किसके बीच तक ही नंबर जनरेट करवाना है। क्योंकि मान लीजिए अगर यूज़र ने ईजी सेलेक्ट किया है और नंबर इसने सेलेक्ट कर लिया 200, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि 200 तो ईजी के बाहर हो गया ना। तो इसी के बीच में हमारे क्या आएगा, मैक्सिमम लिमिट आएगा, समझ लीजिए कि कहाँ तक नंबर जनरेट करेगा, ठीक। बेसिकली क्या करेंगे, हम परसेंटाइल कर देंगे या मॉड कर देंगे किसको, इसको मैक्स नंबर के साथ, ठीक, और +1 लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली चीज़ें हैं। हम क्या करते हैं, इसको आपको अच्छे से समझाते हैं कि ये दोनों फंक्शन का एग्जैक्टली काम क्या होगा। एक बार आप समझ लोगे ना, इसको बार बार यूज़ करोगे, ठीक है। और ये भी देखिए std लाइब्रेरी फंक्शन है और time.h मैंने भी यहाँ पे यूज किया है, तो दोनों को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा std lib हेडर फाइल जो हमने इस्तेमाल किया है, ये हमको रैंडम फंक्शन प्रोवाइड कराता है। रैंडम फंक्शन का काम क्या होता है, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना। अब ये रैंडम नंबर जनरेट करने के पीछे एक फॉर्मूला लगाया गया है, जो सी वाले डेवलपर वो लगाए हैं, ठीक है। तो जब हम सिर्फ इस फंक्शन को, जैसे अच्छा देखिए हम printf यूज़ करते हैं ना, printf किस हेडर फाइल से, printf क्या है, प्रिंटर एक हमारा आउटपुट फंक्शन है, ये हमको पता है, printf आउटपुट फंक्शन है। अच्छा, इसको यूज करने के लिए हम लिखते हैं ना हैज़ इंक्लूड stdio.h। ये stdio.h क्यों लिखा है, ताकि printf फंक्शन काम कर सके, क्योंकि printf फंक्शन जो है एक मिनट, जो printf फंक्शन है वो इसी के अंदर डिफाइंड है, इसी के अंदर। वैसे ही ये जो हमारा रैंड फंक्शन है, ठीक है, रैंड फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमको std लाइब्रेरी हेडर फाइल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि std लाइब्रेरी के अंदर ही हमारा रैंड फंक्शन है, ये रैंड फंक्शन है, ठीक। इस फंक्शन का काम क्या होता है, इस फंक्शन का काम होता है कि एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना। रैंडम नंबर 29, 39, 400, 3000, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे करके रैंडम नंबर जनरेट करवाता है, ठीक। अच्छा, एक हमारा क्या है, एक हमारा time.h मैंने हेडर फाइल इंक्लूड किया है, ये तो किया है, ये भी किया है और ये भी किया है। इसका काम क्या होता है, देखिए सी के अंदर, एक्चुअली सी के अंदर ये प्रॉब्लम है। सी के अंदर क्या होता था ना, रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए एक फंक्शन लगाया गया, एक फॉर्मूला लगाया गया है, ठीक। तो वो क्या करता है ना, वो एक डेट है January 1, 1970, ठीक। ये क्या करता है, इस वैल्यू के हिसाब से वो फॉर्मूला में रैंडम नंबर जनरेट कर। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए बेसिकली हुआ क्या होगा, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल समझाता हूँ।
कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया गया कि हमारा जो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो कैसे जनरेट होगा। वो जनरेट होगा कि इसके अंदर एक मान लीजिए सेकेंड हो, मान लीजिए 1 जनवरी 1970 में हमने क्या किया, 29 सेकेंड लिया, ईयर हमने ले लिया 1970 और जनवरी हमने क्या ले लिया, जनवरी 1 ले लिया। ठीक, अब इसको क्या करें, इसको 100 से डिवाइड करें, डिवाइड करें किससे, 100 से, 100 से डिवाइड करें जो हमारा आंसर है। इसको 100 से डिवाइड करने के बाद इस पूरे नंबर को, जो हमारा आंसर है 2919701 को 100 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 0.01 ऐसे करके आएगा ये वैल्यू। ये हमारा क्या होगा, ये नंबर जनरेट हो गया। ठीक है, यही मान लीजिए एक फार्मूला, ऐसे कुछ फार्मूला क्या किया गया है, रैंड फंक्शन के अंदर सेट किया गया है और ये डेट रखा गया है, सी वालों ने ये डेट रख दिया स्टार्टिंग में। ठीक, अब ये क्या करेगा, जब जब हम ये रैंड फंक्शन यूज़ करेंगे, अभी टाइम वाला छोड़ दीजिए टाइम वाला फिलहाल छोड़ दीजिए, जब भी हम रैंड फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, इसी डेट को बार बार लेगा और यहाँ पे नंबर जनरेट करेगा, इसी डेट को बार बार लेगा और क्या करेगा, एक नंबर जनरेट करेगा। और जो ये नंबर जनरेट करेगा वो नंबर क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। क्योंकि मान लीजिए एक ही फॉर्मूला, आपको एक सीधा सा एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लीजिए आपको दिया जाए 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर लिखा गया है, ये फॉर्मूला है, किसका है भाई, पैरामीटर सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल का है ना शायद। देखिए अब मान लीजिए पाई का वैल्यू फिक्स है, रेडियस आपको बार बार सेम है, रेडियस मान लीजिए आपको 2 सेंटीमीटर बार बार रेडियस दिया जा रहा है, तो 22/7 × 2, आपने एक बार प्रोग्राम रन करवाया तो यही फॉर्मूला लगा और वैल्यू आपको रेडियस की वैल्यू यही दी गई है। दोबारा आपने रन करवाया फिर भी रेडियस की वैल्यू वही है, तीन रन करवाया फिर भी रेडियस की वैल्यू वही है, तो हमारा आंसर बार बार सेम आएगा ना, लेकिन हमको करना क्या, हर बार हमारा नंबर अलग लगाना चाहिए, ना। तो ये जो रैंड फंक्शन वो क्या करता है, वो फॉर्मूले पे हमारा एक वैल्यू रखा गया है, मान लीजिए ये रखा गया और यहाँ पे सेकंड रखा गया, ये 29 सेकंड है। ठीक, ये सेकंड रखा गया और इसी के बेसिस पे ये नंबर जनरेट करता है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। क्या करता हूँ ना, बेसिकली ये वाला जो चीज़ है ना, इसको मैं हटा, इंट मेन के अंदर मैं लिखता हूँ, ये लाइन मैंने लिख दिया रैंड फंक्शन और इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, ये रैंड फंक्शन नंबर जनरेट करता है, यहाँ पे मैं इंट लिख लेता हूँ, इंट। अगर मैं इसको प्रिंट एफ करवाता हूँ, परसेंटाइल लिखता हूँ, कॉमा नंबर पास कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मेन में बस यही ना, बाकी फंक्शन तो काम करेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लिंक ही नहीं है, फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, तो मेन में हमारा बस इतना ही कोड है, तो ये रन करेगा। अगर मैं इसको रन करवाऊँ, देखिए यहाँ पे 41 आया 41, ठीक है, दोबारा मैं रन करवाता हूँ, फिर से 41 आ रहा है भाई, दोबारा मैं रन करवा रहा हूँ, फिर से 41 आ रहा है। क्यों, अब रैंडम फंक्शन क्या है, हर बार अलग अलग नंबर जनरेट करेगा, तभी ना हमारा गेम समझ में आएगा। कभी कंप्यूटर 2 सेलेक्ट कर रहा है, कभी 5 सेलेक्ट कर रहा है, कभी 6 सेलेक्ट कर रहा है, कभी 41, कभी 49, कभी 500, जितना लिमिट दे रहे हैं। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एस रैंड फंक्शन और टाइम 0 का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो एस जो टाइम 0 है हमारा, टाइम 0, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारा इस वाले हेडर फाइल से लिया गया है, टाइम 0। इसका काम मैं अभी समझा रहा हूँ। एस रैंड फंक्शन क्या है, एस रैंड फंक्शन इससे से लिया गया है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है, वैल्यू लेता है, सेकंड लेता है। ठीक है, ये सेकंड फंक्शन लेता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ, इसको एस रैंड टाइम 0 अगर मैं लिख लूँ, अब देखिए यहाँ पर रन करवा कितना है, 4272 आया, 4272, दोबारा रन करवाता हूँ, अब क्या आया, 4292 आ रहा है, दोबारा रन करवाता हूँ, अब क्या आया, 4305 आ रहा है, फिर से रन करवाता हूँ, अब क्या आया, 4318, हर बार नंबर चेंज हो रहा है ना, और इसी को मैं हटा दे रहा हूँ तो दूसरा आ रहा है। ये काम कैसे कर रहा है वो समझते हैं, ये समझ में आया ना। सिर्फ अगर हम रैंड फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमारा नंबर बार बार सेम प्रिंट होगा, और अगर मैं ये फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ तो हमारा रैंडम नंबर बार बार अलग अलग प्रिंट होगा। क्यों कर रहा है, तो देखिए क्या हो रहा था, रैंड फंक्शन के अंदर हमारा जो सेकेंड है, देखिए ये सेकेंड है, ये क्या हर बार फिक्स रहता है ना, हर बार फिक्स है सेकंड। ठीक है, रैंड फंक्शन के अंदर एक फिक्स कर दिया क्योंकि आप इसमें कोई पास नहीं कर रहे हैं। जो एस रैंड फंक्शन है, एस रैंड फंक्शन, इसमें हम क्या लिख रहे हैं, टाइम 0 लिख रहे हैं। टाइम 0 क्या करता है, बेसिकली इस फंक्शन का काम ये होता है कि अभी जो करंट टाइम है, जो हमारा कंप्यूटर का सिस्टम है ना, उसका जो सेकंड चल रहा है, उस सेकंड के हिसाब से वो कैलकुलेट होगा। तो हर बार देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, हर बार सेकंड चेंज होता रहेगा, 28, 29, 32, तो हर बार फॉर्मूले में क्या जाएगा, देखिए पहले तो नॉर्मल हम रैंड फंक्शन यूज़ कर रहे थे, तो फॉर्मूले में हमारा एक वैल्यू कोई सेट है, वो मुझे नहीं पता एक्जैक्टली क्या सेट किया उन लोगों ने, बट वो वैल्यू सेट है। लेकिन एस रैंड फंक्शन क्या करता है, एस रैंड फंक्शन सेकंड हमको भेजता है। ठीक है, इस फंक्शन को क्या करता है, ये सेकंड वैल्यू भेजता रहता है, तो सेकंड हर बार चेंज हो रहा है, तो जब भी सेकंड चेंज हो रहा है तो फिर से इस वैल्यू के हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला काम कर रहा है।
आया समझ में? इसलिए हम टाइम जीरो और एसरैंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसका और थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, बट बस इतना समझिए कि इसका काम क्या होता है। इसका काम इतना होता है कि ये जो हमारा सेकंड वैल्यू है ना, इस सेकंड वैल्यू को रीसेट करके बेसिकली एसरैंड फंक्शन को एसरैंड फंक्शन जिस फॉर्मूले से नंबर जनरेट कर रहा है उस फॉर्मूले में ये जो करंट सेकंड हमारा चल रहा है, इस टाइम जो सिस्टम का डेट सेकंड चल रहा है, उसके हिसाब से नंबर जनरेट करता है। आया समझ में? हम रैंडम फंक्शन का सिर्फ यूज़ कर रहे थे तो 41 वैल्यू आ रही थी, बार बार करेंगे 41 वैल्यू आएगी। लेकिन जब से ये फंक्शन यूज़ करेंगे, ये जो करंट डेट वाला सिस्टम है ना, उस डेट को उठाएगा, क्योंकि सेकंड तो बार बार चेंज होता है, तो बार बार चेंज होगा तो फॉर्मूले में रखेंगे तो अलग अलग वैल्यू भी आएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये उसी का काम करता है। आया इतना समझ में? ये बहुत कम लोग समझाते हैं, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, बट ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉन्सेप्ट समझिए यार, ठीक है? ओके, सो आपको समझ में आ गया? अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ, इतना हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एसरैंड फंक्शन यूज किया। ये जो नंबर नाम का मैंने वेरिएबल बनाया था, इसी के अंदर मैंने क्या किया, नंबर जनरेट कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैंने यूज किया, परसेंटाइल मैक्स नंबर +1 लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो भी नंबर आएगा उससे हम क्या करेंगे, मैक्स नंबर से परसेंटाइल करेंगे। ठीक है, 50 से क्या करेंगे, परसेंटाइल करेंगे। तो बेसिकली क्या करेगा, 1 से लेके और जो जिससे हम परसेंटाइल करेंगे उससे एक कम तक नंबर जनरेट करेगा। एक कम तक मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए मैंने मैक्स नंबर में बोला 50। ठीक है, अगर मैं ये 1 हटा देता हूँ, फिलहाल के लिए 1 हटा देता हूँ, मैंने बोला 50, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मैंने इसको परसेंटाइल किससे किया, मैक्स नंबर से। तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 49 तक ही नंबर जनरेट करेगा। 1 से लेके 49 तक ही नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसलिए यहाँ पे +1 लगा दिया है। क्यों +1 लगाया है, क्योंकि ये 1 से लेके, अच्छा जब ये 51 हो जाएगा तो ये 50 तक नंबर जनरेट करेगा, क्योंकि जितना हम इसका लिमिट देते हैं उस लिमिट से एक कम तक ही नंबर जनरेट करता है। तो अगर मैं इसका लिमिट +1 कर देता हूँ तो मान लीजिए 100 अगर आएगा तो 101 के नीचे जितने भी नंबर है उसके बीच में नंबर जनरेट करेगा। 50 अगर मैक्स नंबर में आता है तो 1 से लेके 51 के बीच में नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, इसलिए वो 51 को भी 50 को भी कवर करेगा। उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना भाई, 3 लाइन। चलो ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया करो यार कि चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो मेरा इतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं होता ना। अगर आप लोग बताओगे नहीं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा यार। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। और अभी तक जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया, लाइक कर दो। चलिए आते हैं आगे कोड पे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराते हैं। मैसेज क्या प्रिंट कराएंगे, हम लोग लिखेंगे आई हैव चोजन अ नंबर। कंप्यूटर कह रहा है कि मैंने एक नंबर चूज कर लिया, कितने कितने बीच में, बिटवीन 1 एंड परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी क्यों लिख रहा हूँ भैया, परसेंटाइल डी इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 से लेके कहाँ तक नंबर इसने चूज किया वो हमारा किस में आएगा, मैक्स नंबर में आएगा ना। क्योंकि कभी 100 आएगा 1 से लेके 100, कभी 1 से लेके 50, कभी 1 से लेके 500। ठीक, तो वो परसेंटाइल डी ये वैल्यू हमारी वेरिएबल से मिलेगी और हमको पता है ना कि नंबर तो 1 से ही आएगा। ठीक है, तो 1 मैंने लिख दिया और इसकी जगह पे क्या लिख दिया, परसेंटाइल डी लिख दिया। ठीक, ये लिख दिया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्राई टू गेस इट। ठीक है, आप इसको गेस करने के लिए ट्राई करो। अच्छा, इसको भी एक कलर दे देते हैं, अभी हम वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है, इसको भी एक कलर दे देते हैं। कलर मैं दे देता हूँ इसको येलो दे देता हूँ। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे येलो लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रीसेट भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने रीसेट कर दिया। ठीक है, अच्छा रीसेट करने के बाद अब देखिए ये सारा जो है एक पार्ट है और हमको परसेंटाइल डी की जगह ये मैक्स नंबर आना चाहिए, जो भी मैक्स नंबर होगा। Ctrl+C किया और यहाँ पे कॉमा देके आप मैक्स नंबर को रख दोगे। ठीक है, मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। अच्छा, इस फंक्शन को मैं अगर रन करवाऊँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं मेन के अंदर इस फंक्शन को रन करवाता हूँ। ठीक, रन करवाया मैंने और यहाँ पे प्ले गेम के अंदर हमको क्या करना है, एक वैल्यू पास करना है। अभी तो मान लीजिए हमको कोई वैल्यू है नहीं, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू 100 पास कर देता हूँ। प्ले गेम के पास 100 किसके अंदर आएगा, मैक्स नंबर के अंदर आएगा और जो हमारा नंबर जनरेट होगा वो 1 से लेके 100 के बीच में जनरेट होगा और हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं इसको रन करवाया तो क्या, आई हैव चूजन अ नंबर बिटवीन 1 से लेके 100 आ गया ना इसकी जगह। अच्छा, अब देखो ये क्यों एक ही मैसेज प्रिंट हो, क्योंकि यही एक लाइन तो प्रिंट हुई है, बाकी तो ये सब वेरिएबल है, कैलकुलेशन ये सब थोड़ी ना प्रिंट होगा, प्रिंट तो यही होगा ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 500 दे दूँ
तो हमारा क्या आएगा वैल्यू, मैसेज क्या आएगा, मैसेज आएगा आई हैव चूजन अ नंबर बिटवीन 1 and 500, ट्राई टू गेस इट। ठीक है, 1 से लेकर 500। आप अगर चाहते हो कि ये भी देखना कि कंप्यूटर ने हर बार कौन सा नंबर सेलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे प्रिंट एफ लगा के आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए प्रिंट एफ लगा के परसेंटाइल डी लिख लेते हैं, बैक स्लैश एन लिख लेते हैं, कॉमा नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, कि कंप्यूटर ने क्या नंबर सेलेक्ट किया है। अच्छा, अगर मैं इसको रन कराऊँ, अब देखिए कंप्यूटर ने क्या सेलेक्ट किया, 269 जो कि 500 के अंदर है। दोबारा मैं रन करवाता हूँ, दोबारा क्या सेलेक्ट किया, 288। ठीक है, फिर मैं इसके बाद दोबारा रन करवाता हूँ। अब देखिए क्या सेलेक्ट करा है, 308। ठीक, दोबारा मैं रन करवाता हूँ। अब देखिए क्या 321। ठीक, अगर मैं दोबारा रन करवाऊँ तो क्या सेलेक्ट करेगा, 337। ठीक है, इस तरीके से क्या कर रहा है, नंबर ये अलग अलग नंबर सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम यही नंबर दिखा देंगे यूज़र को, तो वो कैसे पता लगाएगा कि नंबर क्या गेस किया है। आया समझ में ना। चलिए ठीक है भैया, इस फंक्शन को भी हटा देते हैं और प्ले गेम का हमारा इतना वाला पार्ट हो गया, मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब हम यूज़र से क्या करेंगे, नंबर लेंगे कि यूज़र भी, आप भी नंबर एंटर करो और बताओ। ठीक है, कंप्यूटर ने अपना नंबर चूज कर लिया, अब हम यूज़र से बोलेंगे कि आप नंबर एंटर करो, आप नंबर एंटर करो, फिर मैं उसको मैच करा के देखूंगा। अगर नंबर सही होगा तो ठीक, नहीं सही होगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर से हम बोलेंगे यूज़र से नंबर चूज करने के लिए। तो जो काम हमको बार बार करना रहता है, मतलब बार बार यूज़र से नंबर लेना पड़ेगा ना, तो बार बार नंबर लेने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लूप का यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। देखिए, अब आप लोग सोचोगे यार ये चीज़ें कैसे मैं सोचूं कि कहाँ पे डू वाइल लगाना, कहाँ पे वाइल लगाना है। तो आप जैसे जैसे प्रोग्राम करोगे, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाओगे, तो खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, चलिए प्रिंट एफ लगाते हैं और यहाँ से यूज़र से नंबर लेते हैं। हम बोलेंगे एंटर योर गेसिंग, एंटर योर गेसिंग, गेसिंग की स्पेलिंग सही आई हो। ठीक है, और यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा देते हैं। ठीक है, बैक स्लैश एन लग गया। इसका कोई कलर नहीं देते, इसको नॉर्मल ही रहने देते हैं, बोल्ड कर देते हैं इसको। सिंपली क्या कर देते हैं भैया, बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अरे यार, यहाँ पे भी लगा देते हैं, बोल्ड हो गया। और इसको भी हम रीसेट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, रीसेट क्या करेगा, सारी एडिटिंग हटा देगा। एंटर योर नंबर, नंबर अगर आपने एंटर किया तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। स्कैन एफ में स्कैन एफ लिख दूँगा परसेंटाइल डी, कॉमा, और इसको मैं किस में एक्सेप्ट करूँगा, ये जो गेस वाला वेरिएबल मैंने बनाया था ना, वो यूजर से नंबर लेने के लिए, एक्सेप्ट कराने के लिए मैंने बनाया था। एंड GUESS। ठीक, गेस मैंने कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम अपना शुरू करते हैं कहानी। ठीक है अच्छा, एक वेरिएबल मैंने और बनाया हुआ, यहाँ पे अटेम्प्ट 0 मैंने लिखा हुआ है। अटेम्प्ट क्या होता है, बेसिकली हम ये बताएंगे यूज़र ने कितने ट्राई में, मतलब कितनी बार उसने, कितने ट्राई में उसने सही आंसर दिया है। तो जब भी हम यूजर से एक नंबर गेस करवाएंगे, हर बार क्या करेंगे, अटेम्प्ट की वैल्यू बढ़ा देंगे। आ रहा है समझ में। जैसे ये मैसेज एंटर किया, यूज़र ने बोला 25, तो मतलब एक ऑप्शन उसने, सॉरी एक बार उसने क्या किया, एक चांस खेल लिया। ऐसे हिंदी में समझिए ना, एक चांस खेल लिया। तो हम इसी के जैसे ही मैसेज प्रिंट होगा, यूज़र नंबर एंटर किया, जैसे ही आपने ऑप्शन एंटर किया, आपका अटेम्प्ट एक बार बढ़ जाएगा। ठीक है, ये अटेम्प्ट आपका क्या हो जाएगा, एक बार बढ़ जाएगा। तो 0 है, जैसे पहली बार गेम चलेगा अटेम्प्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया ये नंबर, कंप्यूटर ने क्या गेस किया है, और हमको ये भी मिल गया यूज़र ने क्या गेस किया, दोनों नंबर मिल गया। तो हम इफ़ कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ़ क्या लिख देंगे, अच्छा हमको हिंट भी देना है, क्या देना है, हिंट भी देना है। ठीक है, इक्वलिटी बाद में लगाएंगे, पहले हिंट देखेंगे। हिंट कैसे देंगे, देखिए जो हमारा गेस है, मतलब यूज़र ने जो गेस नंबर गेस किया है, वो अगर बड़ा है, किससे बड़ा है, ये जो कंप्यूटर ने नंबर चूज किया है, कंप्यूटर ने जो नंबर चूज किया है इससे बड़ा है, तो हम यूज़र को एक हिंट देंगे। हिंट क्या देंगे, हिंट दे देंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ लिखने के बाद हम लिख देंगे टू हाई लिख देंगे। ठीक, मतलब कि जो आपने नंबर चूज किया है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हाई क्यों है भाई, क्योंकि आपने गेस, जो नंबर आपने गेस किया है वो बड़ा चूज किया है। और कंडीशन में भी तो हम वही लगा रहे हैं कि अगर जो यूज़र ने नंबर गेस किया है वो कंप्यूटर ने जो नंबर जनरेट किया उससे बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे कि आपने नंबर हाई चूज किया है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई अगेन। ठीक, ये मैसेज प्रिंट कर देंगे। अच्छा, इस मैसेज का भी कोई कलर दे देते हैं, इसको रेड में कर देते हैं। बेसिकली हम इसको क्या कर देंगे, रेड कलर में कर देंगे। तो यहाँ पे ये रेड हो गया, और यहाँ पे रीसेट कर देंगे। तो मैं बेसिकली क्या कर देता हूँ, इसी को रीसेट कर देता हूँ, और यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा देंगे।
ठीक है, और ये हमारा सेमीकोलन लग गया, ठीक। लेकिन एल्सिफ में हम क्या दे देंगे, एल्स इफ लिखेंगे, एल्सिफ में क्या देंगे, लेकिन अगर आपका गेस जो नंबर है वो छोटा होता है किससे, जो कंप्यूटर ने चूज किया है, तब हमको यहाँ पे एक और मैसेज देना है। मैसेज क्या देना है, यही मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और लिख देता हूँ कि टू लो, आपने जो नंबर चूज किया ना वो बहुत ज़्यादा कम है, कृपया हाई नंबर चूज करें। अब एक बात बताइए, अगर नंबर बड़ा नहीं होगा, नंबर छोटा नहीं होगा, तो बचेगा क्या, बराबर। तो एल्स में क्या दे सकते हैं, एल्स में दे सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव चूजन द राइट नंबर, यू विन द 7 करोड़। और इसको ग्रीन कलर कर देते हैं ना, थोड़ा मैसेज देखने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, लिख देता हूँ CONGRATULATION, गलत हो रही है स्पेलिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, स्पेलिंग सही मेरे ख्याल से, एस लगा देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू गेस्ड इट इन परसेंटाइल डी अटेम्प्ट्स बैकस्लैश एन। अच्छा, बैकस्लैश एन मैंने पहले लगा रखा है। मैसेज पे क्या प्रिंट होगा, कॉन्ग्रेचुलेसन यू गेस्ड इट इन परसेंटाइल डी अटेम्प्ट। परसेंटाइल डी अटेम्प्ट मतलब कि आपने कितने अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट वेरिएबल क्या करे, ये बता रहा है ना कि आपने कितनी बार में सही आंसर गेस किया। तो परसेंटाइल डी की जगह हम वो पेस्ट कर देंगे और ये मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। और यही अटेम्प्ट वेरिएबल हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इससे गेम तो ख़त्म हो जाएगा ना हमारा। तो हमको ये भी बताना पड़ेगा ना कि कितने बार में उसने सही नंबर गेस किया है, ठीक है। ये हमारा एल्स के अंदर हो गया। अगर ये एल्स के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं तो हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पे वाइल लगाना है। अब देखिए डू में ये सारी चीज़ें होंगी ना, हमको कंडीशन क्या लगाना है कि ये वाइल लूप कब तक चलता रहे, यूजर से नंबर कब तक पूछता रहे, जब तक कि हमारा नंबर इसके बराबर ना आ जाए। किसके बराबर, जो हमारा नंबर है और जो यूजर ने गेस किया है, ये दोनों नंबर जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। तो डू हमने लगा दिया। वाइल में कंडीशन क्या लगाएंगे, वाइल में हम कंडीशन लगा देंगे कि जो आपने नंबर गेस किया है वो अगर जो नंबर कंप्यूटर ने चूज किया है वो दोनों अगर बराबर नहीं है तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। मतलब कि गेस नंबर और नंबर अगर आपका बराबर नहीं है तो ये लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर से क्या करेगा, फिर से कहेगा एंटर योर गेसिंग नंबर। फिर स्कैन ऐप में परसेंटाइल ले आके आपसे वैल्यू एक्सेप्ट कराएगा। अटेम्प्ट में फिर से आपकी वैल्यू बढ़ा देगा, ठीक है। ये अटेम्प्ट की वैल्यू बार बार अपडेट होती रहेगी। फिर से क्या बोलेगा, अगर आपने नंबर बड़ा चूज कर लिया है तो इफ़ वाले के अंदर आएगा, ये मैसेज प्रिंट कर देगा और यहाँ से एल्सिफ और एल्स के अंदर तो जाएगा नहीं, कहाँ पे आ जाएगा, वाइल के पास आ जाएगा। और वाइल के पास आने के बाद देखेगा कि जो आपने गेस्ड नंबर और नंबर दोनों बराबर नहीं है तो क्या कर देगा, फिर से डू के पास भेजेगा। मान लीजिए आपने छोटा नंबर चूज कर लिया, ठीक है, गेस जो कंप्यूटर ने 45 चूज किया, आपने 35 बोला, तो आपका नंबर कम है ना, कहाँ गया भाई ये, हाँ ये रहा, आपका नंबर कम है। तो एल्सिफ के अंदर वाला मैसेज प्रिंट होगा। अब फिर से वाइल लूप के अंदर आके चेक करेगा कि आपका गेस नंबर के बराबर नहीं है, मतलब आपने सही आंसर नहीं चूज किया है, तो ये फिर से डू के पास जाएगा। मान लीजिए तीसरी बार में आपने सही आंसर चूज कर लिया, तो ये क्या करेगा, एल्स के पास आएगा, बोलेगा यू हैव चूजन दी राइट नंबर। अटेम्प्ट है, यहाँ पे अटेम्प्ट की स्पेलिंग गलत है। पहली बात तो ATTMPT यहाँ पे ही मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे भी गलत लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे सही लिखा है, ठीक है, यहाँ पे सही लिखा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मैसेज प्रिंट कर देगा। अच्छा, जब ये मैसेज प्रिंट होगा इसका मतलब क्या होगा कि जो आपने नंबर गेस किया है और जो कंप्यूटर ने नंबर चूज किया दोनों बराबर हो गए। तो फिर वाइल के पास आएगा, देखेगा गेस दी नंबर इज नॉट इक्वल टू नंबर, मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि गेस नंबर के बराबर नहीं है। लेकिन ये मैसेज कब प्रिंट होगा, जब दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे, मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ओके 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 ओके। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। ठीक, अच्छा 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 अच्छा। अब मैं आपको एक गेम खिला के दिखाता हूँ छोटा सा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, बस इसी फंक्शन को कॉल करता हूँ, ये प्ले गेम वाला ना फंक्शन कॉल करता हूँ। मैं पे लिखता हूँ 100, मतलब 1 से लेके 100 तक नंबर चूज करो। मैं रन करवाया। अच्छा, यहाँ पे क्या मिसिंग है भाई मेरे क्या मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, एक ब्रैकेट मिसिंग है क्या? रन कराऊँ मैं अगर, हैं ज़्यादा हो रहा है क्या ब्रैकेट? वाइल लूप तो यहाँ ख़त्म हो गया। अच्छा, ब्रैकेट लग रहा है ज़्यादा हो रहा है। अब रन हैं, क्या मिसिंग है मेरे भाई? अच्छा, एक बार इसको देखते हैं ये कहाँ पे जा रहा है। अच्छा, ये डू का है, मतलब कि
हमारे पास किसका नहीं है, हमारे पास अच्छा 1 मिनट, गलती यहाँ पे हुई ना, ये देखिए मैंने एल्स कंडीशन के यहाँ पे वाइल लगा दी, जबकि वाइल हमको यहाँ लगाना है। ठीक है, ये डू वाला शुरू यहाँ पे हो रहा है, ख़त्म यहाँ पे हो रहा है, तो वाइल यहाँ पे लगाना है। ठीक है, गलती हुई थी, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, सॉरी सॉरी। अब देखिए प्ले गेम को मैंने क्या किया, 100 पास किया। कंप्यूटर किसके किसके बीच में नंबर चूज करने का, 1 से लेकर 100 तक। आइए गेम खेलते हैं। आई हैव चूजन अ नंबर बिटवीन 1 से 100, ट्राई टू गेस इट, एंटर योर गेसिंग। अच्छा एक ही लाइन में आ रहा है, यहाँ पे लाइन चेंज करना है। मैंने एंटर किया 12, टू हाई मतलब कि नंबर बहुत ज़्यादा हाई है, मैंने 6 एंटर किया। एंटर योर गेसिंग, फिर से गलत है, 2 लो है, मैंने बोला 8, 2 लो मैंने बोला 10, 2 लो 11। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन द नंबर इज़ 11। अब देखिए यहाँ पे क्या, अच्छा बैनर वगैरह तो मैं अभी बाद में प्रिंट करा लूँगा ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि ठीक है भैया ये गेम तो चल रही है, लेकिन दोबारा जब हमको गेम खेलना रहेगा तब हमको ये कोड तो दोबारा रन करवाना पड़ेगा ना। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे ही गेम खत्म हो उसके नीचे ऑप्शन आ जाए, हमसे पूछे भैया बताओ दोबारा गेम खेलना चाहते हो कि नहीं। तो दोबारा गेम खेलने के लिए हमको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है गेम खिलवाना। ठीक है, और ये फंक्शन कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका सही आंसर नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन का काम क्या है, ये बस लेबल सेलेक्ट करेगा, और ये नीचे वाला फंक्शन बैनर का काम क्या है, बैनर प्रिंट करेगा। अब आते हैं हम मेन के अंदर अपना काम करने। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैर नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, प्ले गेम नाम से हमने क्या किया, वेरिएबल प्ले अगेन नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होगा कि अगर दोबारा खेलना है तो हमको यहाँ पे ये फंक्शन सारे दोबारा कॉल करने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको डू वाइल लूप में सारे फंक्शन को मैं बुलाऊंगा। मेन के अंदर अब काम क्या है, फंक्शन को बुलाना। ठीक है, तो जब भी हमारा गेम स्टार्ट होगा सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या आएगा, सबसे पहला फंक्शन हमारा आएगा ये प्रिंट बैनर वाला। ये क्या करेगा, बैनर प्रिंट करेगा। कहाँ बैनर प्रिंट करेगा, सबसे स्टार्टिंग में। ठीक, बैनर प्रिंट हो गया, गेम जैसे शुरू हुआ डू के अंदर है, बैनर प्रिंट कर दिया। अब बैनर प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, लेबल सेलेक्ट करवाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये वाला करेगा, लेबल सेलेक्ट करेगा। अब ध्यान से समझिए भैया, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको। समझना क्या है, देखिए सेलेक्ट लेबल क्या करेगा, 1 2 3 4 ऑप्शन सेलेक्ट करवाएगा, उसके बेसिस पे ये फंक्शन क्या दे रहा है, एक वैल्यू भी देगा, लेबल के हिसाब से वैल्यू देगा। तो उस वैल्यू को रखने के लिए हमको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जो कि मैक्स नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, मैक्स नंबर। ठीक है, अब ये लेबल, ये फंक्शन क्या करेगा, ये मैसेज प्रिंट करवा देगा, और ये फंक्शन के हम जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उस ऑप्शन के बेसिस पे ये एक नंबर देगा। तो 50 इसके अंदर आएगा, या 100 इसके अंदर आएगा, या 500 आएगा। ठीक है, जो लोग फंक्शन अच्छे से पढ़ेंगे उनको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। चलो भैया इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपना गेम खेलेंगे। प्ले गेम वाला फंक्शन कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम बोल देंगे कि हमारा जो नंबर जनरेट होगा, अभी तक तो हम 150 वैसे डायरेक्टली लिख दे रहे थे ना, लेकिन अब हमको लेबल के अंदर से हमको नंबर मिल गया कि कहाँ तक, मतलब किस नंबर के अंदर गेम खेलना है। तो हम क्या कर देंगे, मैक्स नंबर इस प्ले गेम के अंदर पास कर देंगे। सपोज सेलेक्ट लेबल में मैंने ईजी सेलेक्ट किया, तो ईजी आएगा, क्या रिटर्न करेगा भैया, 50 रिटर्न करेगा। तो ये 50 किसके अंदर आ जाएगा, मैक्स नंबर के अंदर आ जाएगा। और ये जो मैक्स नंबर है मैंने इस फंक्शन के अंदर पास कर दिया। अब ये फंक्शन 50 रुपये अपने कटोरी के अंदर ले लेगा, और यहाँ पे आएगा, इस वेरिएबल के अंदर रख लेगा। ये इसका कटोरी है, ये नया कटोरी है इसका, इसके अंदर आ गया। अब इसके बेसिस पे क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेगा, इस लाइन की मदद से वो 1 से लेकर 50 के बीच में कोई एक नंबर जनरेट करवा लेगा, और आगे का गेम हमारा चलेगा। आ रहा है समझ में, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन और ये तीसरा फंक्शन। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए, अच्छा ये तीनों फंक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारा गेम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गेम कंप्लीट, मान लीजिए ये गेम खत्म हो गया। गेम खत्म होने के बाद, ठीक है, ये गेम कब तक, ये फंक्शन कब तक चलेगा, ये फंक्शन कब तक चलेगा, ध्यान से देखिए, ये फंक्शन कब तक चलेगा, जब तक हमारा सही नंबर गेस नहीं हो जाता। ठीक, जैसे ये फंक्शन खत्म हो रहा है, हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो जा रहा है, प्रोग्राम खत्म हो जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यूजर से पूछेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ लगा के पूछ देंगे। क्या पूछेंगे कि डू यू वांट टू प्ले अगेन, और यहाँ पे हम एक मैसेज पास कर देते हैं YN। ठीक है, यस और नो यूजर सेलेक्ट करेगा, और यहाँ पे मैं इसको सेमीकोलन दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक कलर भी दे देते हैं, कलर मैं दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, CYAN, और यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ, RESET, रीसेट हो गया। ठीक,
और ये क्या करेगा, ये जो हमने बनाया था ना प्ले अगेन, यूज़र अगर y एंटर करेगा तो प्ले अगेन के अंदर y आएगा, अगर यूज़र n एंटर करेगा तो प्ले अगेन के अंदर क्या आएगा, n आएगा। तो हम क्या करेंगे, स्कैन एफ लिखेंगे, स्कैन एफ, अरे भैया ये क्या हो गया, स्कैन एफ लिख देंगे। स्कैन एफ के अंदर हम लिख देंगे परसेंटाइल c, क्योंकि कैरेक्टर इनपुट करवा रहे हैं, यूज़र y एंटर करेगा, ठीक है। और ये प्ले अगेन जो वेरिएबल है इसी को हम इसके अंदर पास कर देंगे। ये तो इतना पता है ना, उम्मीद है आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए ये डू वाला चलेगा फंक्शन, ये क्या करेगा, बैनर प्रिंट करेगा, लेबल सेलेक्ट करवाएगा, गेम खिलवाएगा। गेम खिलवाने के बाद जब गेम खत्म हो जाएगा तो फिर आएगा, बोलेगा क्या, डू यू वांट टू प्ले अगेन, क्या आप दोबारा खेलना चाहते हैं। और ये क्या करेगा, आपने बोला वाई, तो ये क्या करेगा, प्ले अगेन के अंदर वैल्यू आ जाएगी। और ये डू है, और इसी के नीचे मैं क्या लिख देता हूँ, वाइल लिख देता हूँ। वाइल में क्या पास कर देता हूँ कि जो हमारा प्ले अगेन है, प्ले अगेन में अगर हमारा वाई आता है, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई दोनों अलग अलग होते हैं ना, और लगा के प्ले अगेन इक्वल्स कैपिटल वाई, यूज़र कैपिटल वाई या ये दोनों सेलेक्ट करता है। अब देखिए ये फंक्शन कब तक चलता रहेगा, ये फंक्शन कब तक चलता रहेगा, जब तक हम वाई एंटर करते रहेंगे। जैसे हम एंट एंटर करेंगे ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि प्ले अगेन के अंदर वाई नहीं किया, क्या आया, एन आया, ठीक है। और जैसे ही वाई आएगा फिर ये डू पे जाएगा। अब डू पे जाएगा तो क्या बोलेगा, बैनर प्रिंट कर दो। बैनर प्रिंट किया, इंट मैक्स नंबर सेलेक्ट लेवल, लेवल सेलेक्ट करेगा, और सेलेक्ट लेवल करने के बाद हमको यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है, कि किसके अंदर के बीच में नंबर गेम खेलना है। और फिर प्ले गेम में हमारा वो नंबर पास हो जाएगा, और ये क्या करेगा, ये गेम खिलवाएगा। देखिए ये फंक्शन ऊपर ही है ना, इंट में इनके देखिए जस्ट ऊपर है, क्या करेगा, ये गेम खिलवाएगा। गेम कब, ये यहाँ भी डू वाइल लगाए ना, कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग डू वाइल में कंफ्यूज हो जाएंगे। इस डू वाइल का काम क्या है, नंबर गेस करवाना है। कब तक नंबर गेस करवाना है, जब तक कि हमारा ये गेम यूज़र सही नंबर नहीं गेस कर लेता तब तक, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डू वाइल किस लिए काम कर रहे हैं कि अगर आपको गेम दोबारा खेलना हो, पूरा गेम नंबर गेस करवा लिया, ये गेम कंप्लीट हुआ। गेम कब कंप्लीट होगा, जब ये फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये जब फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे क्या आएगा, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, डू यू वांट टू प्ले अगेन। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, बैकस्लैश लगा लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। और यहाँ भी बैकस्लैश नहीं, यहाँ बैकस्लैश एन रहने देते हैं, ठीक है। अब ये पेरेंट करेगा, एक्सेप्ट कराएगा, और वाइल लूप के अंदर हमारा यहाँ पे ये कोड दोबारा चलेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और अगर ये गेम एंटर हो जाता है, गेम एग्जिट हो जाता है, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए यूज़र ने कुछ एंटर कर दिया और एन एंटर कर दिया, गेम आगे नहीं खेलना, तो उसको प्यारा सा मैसेज दे देंगे, क्या, थैंक्स फॉर प्लेइंग मैन, थैंक्स फॉर प्लेइंग, और होप यू एंजॉयड इट, होप यू एंजॉयड इट, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीसेट कर देते हैं। यहाँ पे भी एक कलर यूज़ कर लेते हैं, कौन सा, ग्रीन यूज़ कर लेते हैं, GREEN, ठीक। बैकस्लैश एन लगा देते हैं। बैकस्लैश एन कहाँ लगा देंगे, बैकस्लैश एन यहाँ लगा देंगे, बैकस्लैश एन यहाँ लगा देंगे, और यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, बैकस्लैश एन लगा देंगे, ठीक है। और हमारा ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है किसके साथ, रिटर्न 0 के साथ। रिटर्न 0 लास्ट में लिखते हैं, ये हमारा पूरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा दिक्कत ये था, इंटरव्यूअर गेसिंग के बाद हम लोग यहाँ पे बैकस्लैश एन लगाना भूल गए थे, तो यहाँ भी बैकस्लैश एन लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा कोड हो गया, ठीक है, इस गेम का। और अगर मैं दोबारा रन करवाऊँ, देखिए अब आ गया, वेलकम टू गेस द नंबर गेम, सेलेक्ट द डिफ़िकल्टी लेवल। मैंने यहाँ पे बोला 1 एंटर किया। आई हैव चूजन अ नंबर बिटवीन 1 to 50, ट्राई टू गेस इट, एंटर योर गेसिंग। मैंने एंटर किया 23। ये बोला बहुत ज़्यादा लो नंबर है, मैंने बोला 35। इसने बोला बहुत ज़्यादा लो नंबर है, मैंने बोला 45। इसने बोला लो है, मतलब मैंने बोला कितना बोला, मैं कितना बोल रहा हूँ, मैं 49 बोल रहा हूँ। इसने बोला ये भी बहुत ज़्यादा लो, अरे नहीं 50 चूज किया क्या इसने, ओके, सो 50 चूज किया। अब मैं यहाँ पे क्या दे रहा है, 5 for 10 में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बार में मैंने क्या किया, सही आंसर गेस किया। और यहाँ पे फिर से पूछ रहा है डू यू वांट टू प्ले अगेन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, थैंक्स। अच्छा, यहाँ पे दोबारा नहीं पूछना, यहाँ पे देखिए छोटा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया, मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पे हमसे यस नो नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट ये क्या हो गया, डायरेक्ट ये एग्जिट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये हुआ है, थोड़ा सा मेमोरी बफर हो जा रहा है, इसलिए वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे एक छोटा सा स्पेस लगा देंगे, ठीक है।
छोटा सा स्पेस लगा देंगे, ये हमारा कोड दोबारा सही चलने लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गेस द नंबर का गेम का प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है। और आई होप कि आपने ये पूरा वीडियो एंजॉय किया होगा। जो लोग पूरा देखे होंगे, यू आर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू हैव लर्न दिस सी लैंग्वेज कम्प्लीटली। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, और मुझे पता है कि आपका कोर स्ट्रांग हो गया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपको सी का पूरा सीरीज देखना है, प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको इससे रिलेटेड सारे रिसोर्सेज, सारे नोट्स और ये जो भी मैंने यहाँ पे कोड दिया है, ये कोड आपको चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। तो ये कोड और इसके पहले वाला जो प्रोजेक्ट है उसका भी कोड आपको मिल जाएगा वहीं पे। ठीक, साथ में अगर आप कमेंट नहीं करते हो या तो बहुत बुरा लगता है, प्लीज़ कमेंट किया करो वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मुझे भी समझ में आए कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।